वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टारडम। मेरे साथ मेरी को होस्ट है रामीन महमूद। रामीन को आपने बहुत सारे संजीदा शोज को होस्ट करते हुए देखा है, लेकिन हमारा आज का शो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। रामीन एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और ओआईसी के प्लेटफॉर्म्स पे भी एज ए स्पीकर पार्टिसिपेट किया। या आप मेरे बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं तो किसी और रामीन की बात कर रहा हाँ, मैं भी कोई इतना बड़ा इंट्रोडक्शन इतना संजीदा किस्म का। अच्छा फहद, आपने मेरा तो इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन फहद जाके हम बात करें तो मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा इनका पैशन था कि फिल्म मेकिंग करें, तो उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला और फिर बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स में और कंटेंट भी इन्होंने क्रिएट किया। और आपको सबसे मज़े की बात बताऊं कि हमारा जो हकीकी आज़ादी शो आप देखते हैं पैराडॉट स्टूडियो पे, उसके प्रोड्यूसर भी यही हैं। तो आपको वैसे हम बड़ा डिफरेंट से हमने एक नया शो स्टार्ट किया है कि हम एंटरटेनमेंट वाली साइड पे जाएं। नहीं तो हकीकी आज़ादी आपको पता है कि प्रोड्यूसर और मैं जो हैं वो दोनों बड़े संजीदा तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो क्या लगता है, अच्छा हम लोग ना जो हमारे स्क्रीन के बड़े बड़े सितारे हैं उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने ऊपर आए, क्या क्या चीज़ें आजकल चल रही हैं, क्या चीज़ हम पसंद कर रहे हैं और क्या आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। फहद, आपसे पूछूंगी कौन सी मूवी है जो आप देखना चाह रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, या फिर आपको लगता है कि जिसका आपको बड़ा वेट है आने का? मोला जट। मोला जट का मैं तकरीबन कोई 2-3 साल से वेट कर रहा हूँ और मैंने कई दफा सुना कि मूवी आ रही है और फिर मुझे पता चला कि पोस्टपोन हो गई है और फाइनली अब वो मूवी आ रही है। आप उसका वेट नहीं कर रही थी क्या? मुझे भी, मैंने इसका ट्रेलर देखा था कुछ अर्सा पहले और फिर उसके बाद एकदम से गायब होगी सीन से, तो मतलब इंतजार तो था, लेकिन बीच में जब आपको पता ब्रेक आ जाती है तो फिर बंदे को भी जरा ब्रेक लग जाती है। हम भी सोचते हैं कि आपको पता है मोला जट क्यों लेट हुई? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। मोला जट बेसिकली जो पुरानी वाली मोला जट थी ना, वो 1979 में आई थी और बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिस इंग्लिश मूवीज में यूजुअली होता है ना, कोई अच्छी मूवी थी उसका एक सीक्वल होता है, एक प्रीक्वल होता है। मोला जट का भी ना ऑलमोस्ट इसी तरह से था। मोला जट सीरीज की जो पहली मूवी थी ना, वो 1975 में आई थी और जिस मूवी को हम एज ए मोला जट मूवी जानते हैं वो आई थी 1979 में। और उसके बाद उसका थर्ड, आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से प्लान नहीं किया था, लेकिन चूंकि मेन कैरेक्टर सुल्तान राही ही प्ले कर रहे थे तीनों मूवीज में और तीनों मूवीज में जो कैरेक्टर था वो मोला जट का था, तो जो थर्ड मूवी थी उसका नाम था मोला जट इन लंदन। अच्छा। हुआ असल में ये कि जब ये रीसेंट टाइम्स की जो मोला जट मूवी है जब ये लॉन्च होने वाली थी, तो ओरिजिनल मूवी के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया कि भाई ये तो एक्चुअली हमारी मूवी थी और इसका रीमेक किया जा रहा है, वो हमें कंसल्ट ही नहीं किया गया, जो कि एक जस्टिफाइड बात बिल्कुल। तो उसकी वजह से कुछ आप कहने के एक तरह से लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई और इट टुक देम अ व्हाइल टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम। तो तकरीबन उसी वजह से हम लोग जो उनसे इंतजार करते रहे, कभी पता चलता था आ रही और फिर डिले होती थी, बट फाइनली इन लोगों ने आपस में डिस्प्यूट जो उनसे सेटल कर लिया और अब हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले चंद माह में मूवी। उन्होंने भी कहा कि लाके छोड़नी है हमने, ऐसे तो नहीं लाके छोड़ना बनता था, इसलिए क्योंकि एक तो ये कि मूवी मेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो दूसरी बात ये है कि पब्लिक जितना रिस्पांस मूवी के आने से पहले दे रही थी ना, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर या एक्टर्स जो है ना वो किसी भी कीमत पे उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कौन से एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन से एक्टर्स हैं? मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, आपने गेस करना है कि वो कौन सा स्टार हो सकता है जो उसमें एज ए लीड एक्टर। और अगर मैं ना गेस कर सकी तो फिर मैं ऑब्वियसली आपको बता दूंगा, मैंने ये शो भी करना है। ठीक है। तो उस एक्टर की जो पहले एक मूवी बड़ी पॉपुलर हो रही है उसका नाम था खूबसूरत। खूबसूरत मूवी? बिल्कुल। चलो एक और टिप देता हूँ, वो एक इंडियन मूवी थी। फवाद खान? एग्जैक्टली फवाद खान। फवाद खान जो उनसे इसमें फवाद खान मोला जट का रोल प्ले कर रहे हैं कि यकीन करेगा बंदा कि क्या सुल्तान राही के मोला जट का कैरेक्टर था और फवाद की पर्सनैलिटी जो उनसी ना उससे बिल्कुल अपीरेंटली मैच नहीं करती। तो आपका क्या ख्याल है उन्होंने फवाद को क्यों लिया इस रोल के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा डाइवर्स किस्म के हमारे जो फवाद खान है वो बड़ा डाइवर्स किस्म के एक्टर हैं। मतलब आपने उनको डिफरेंट उसमें देखा, पहले हमने उनको बहुत से रोमांटिक उसमें देखा, फिर हमने उनको कॉमेडी में भी देखा, और आप एक ज़रा डिफरेंट उस सिनेरियो में इसलिए लेकर आना चाह रहे होंगे, इसलिए भी क्योंकि वो पॉपुलैरिटी भी तो है ना उनकी, इंडियन में भी है, पाकिस्तान में भी है। और फिर जब आप उठाते हो इस तरह की कोई मूवी जिसको आप रीमेक करते हो तो आपको होता है कि आप सीनियर एक्टर्स लेके आओ जो ज़रा अच्छे हो। वैसे इसमें फवाद खान के साथ और कौन कौन से लोग हैं?
देखिए फवाद खान के साथ और भी बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इस पे जरूर रोशनी डालना चाहूंगा कि फवाद खान को क्यों ले रहे हैं, जबकि सुल्तान रही का जो मोला जट वाला कैरेक्टर था वो जरा काफी लाउड था। और यूजुअली आपने देखा होगा इसमें देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि फवाद जो हैं वो बड़े वर्सेटाइल एक्टर बिल्कुल है। लेकिन वो चीखने चिल्लाने वाले आपने उनको एक्टिंग नहीं की कभी नहीं देखा। इट विल बी द फर्स्ट टाइम। उसकी एक रीजन ये है दरअसल कि ये मूवी जो रीमेक बनने जा रही है मोला जट की, ये सेम स्टोरी लाइन फॉलो नहीं करती। अच्छा। हाँ, इसको एक मॉडर्न वे में उन्होंने स्टोरी लाइन इसकी डिफाइन की, जिस तरह से एरिना बैटल की मूवीज होती है ना, कुछ उस तरह से मूवी के अगर आप सीन्स देखें तो आपको इसकी फीलिंग आएगी। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है जिसको उन्होंने रिटेन किया वो ये है कि मोला जट और नूरी नथ की जो एक हिस्टोरिकल आपस में एक उनकी एक बैटल है ना, वो इसमें उन्होंने पूरी दिखाई। आल्दो के जो स्टोरी की फैब्रिकेशन है वो डिफरेंट है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है, मोला जट मूवी के जो बड़े जबरदस्त किस्म के एवरलास्टिंग डायलॉग्स थे ना, वो भी उन्होंने रिटेन किए। अच्छा। जिस तरह के आपको याद होगा कि मोला जट का जो एक सबसे मशहूर डायलॉग था, आप जरा गेस करें वो क्या था? मोलिया वो जो कहती है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे, लेकिन ये कि वो एक मेरे लाइन बहुत चल रही है इसमें कि मोलिया तू इस तरह करके कोई एक बड़ा तू भांगी थी तू बिल्कुल ये डायलॉग बिल्कुल ये नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जिस डायलॉग को रेफर कर रहा हूँ वो डायलॉग है कि मोले नू मोला ना मारे ते मोला नहीं मर सकता। क्या बात है। हाँ हाँ। एक तो ये डायलॉग इसका बड़ा फेमस है, लेकिन ना मोला जट के का कोई एक नहीं, मोला जट के बहुत सारे डायलॉग्स उनसे वो बड़े पॉपुलर है। और जहां तक मुझे पता चला है वो सारे डायलॉग्स उनसे उन्होंने इसमें यूज किए हैं। इस जो दूसरा कैरेक्टर था मोला जट में, जो हमारी पुरानी वाली ओरिजिनल मोला जट मूवी थी, वो आपको पता है मुस्तफा कुरैशी साहब ने प्ले किया था। और वो कैरेक्टर था नूरी नथ का, जो मोला जट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है या राइवल होता है, जो उसके बराबरी, जिसके साथ उसने पूरा जो उसके बराबर आ सकता है। नूरी नथ का जो डायलॉग है जो बड़ा ही फेमस हुआ था वो ये था, नवा आया सोनिया, नवा आया सोनिया। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो दो डायलॉग्स हैं ना, एक मोला जट साहब का, मोला जट कैरेक्टर का, और दूसरा नूरी नथ का, ये तो जनरली बड़े पॉपुलर है। लेकिन ना हमारे यंग जनरेशन में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ओरिजिनल मोला जट मूवी भी देखी हो और उनको रियलाइज, उनको समझ आया कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज़ काफी साल गुजर गए, पुरानी थी, ऑब्वियसली बहुत पुरानी मूवी है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल ये है कि अब जब के एक हाइप क्रिएट होगी मोला जट मूवी की, तो जिन्होंने नहीं देखी होगी ना, वो भी एक दफा उन पुरानी मूवीज को विजिट जरूर करेंगे कि भाई इनकी हाइप क्यों थी और अब ये दोबारा क्यों रीमेक हो रहा है। तो जो ओरिजिनल मूवी थी उसके अंदर एक डायलॉग था नूरी नथ का, मुस्तफा कुरैशी साहब का। इन दोनों की राइवलरी होती है और इनका आपस में जब क्लैश होता है तो वो ऐसा क्लैश होता है जैसे क्लैश ऑफ टाइटन्स। ठीक है। कि ये एक दूसरे को ना बहुत ब्रूटली वुंड करते हैं, इंजर्ड करते हैं। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इनका दोबारा आमना सामना होता है ना, तो जो नूरी नाथ होता है ना, वो एक दीवार पे बैठा होता है और वो देख रहा होता है मोला जट को। अच्छा, वो जो आप अभी डायलॉग की बात करने लगे हो, ये डायलॉग तो नहीं है, तो मैंने बाहर मिल नहीं जो हमारे यहाँ यूजुअली बोला जाता है, ऐसा से कोई डायलॉग नहीं बाहर मिल, क्योंकि मोस्टली वो बाहर ही मिल रहे होते हैं। वो डायलॉग ये था कि जो नूरी नाथ होता है ना, वो दीवार पे बैठा होता है और मोला जट को देख रहा होता है, और मोला जट का दिया हुआ जख्म जो है ना, वो उसकी छाती पे अभी हरा होता है, अभी फ्रेश होता है। तो उसे देख के ना अपनी कुल्हाड़ी निकाल के तो जख्म को दोबारा रिफ्रेश करता है उसके सामने रगड़ के और कहता है, ठंड जी पै गई। तो मूवी जो उनसी है ना, देखें अगर आप उसको आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको मूवी ना कहीं फिट बैठती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि यूजुअली जो न्यू वाली मोला जट देखने के लिए लोग जा रहे हैं ना, वो निस्बतन जरा थोड़ा आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं। ओरिजिनल जो मोला जट मूवी बनाई गई थी वो दरअसल हमारी मासिस के लिए बनाई गई, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन इसमें ना पंजाबी रूरल कल्चर की बड़ी जबरदस्त डिपिक्शन थी। बल्कि आपको शायद जान के हैरत होगी कि मूवी जो थी ना, वो अहमद नदीम कासमी, जिनका उर्दू अदब में बड़ा नाम, बहुत नाम है, बिल्कुल, उनकी कहानी थी गंडासा, शॉर्ट स्टोरी थी। हाँ। ये उस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। लोगों को यकीन नहीं आएगा क्योंकि कहाँ पे शकील किस्म का उर्दू अदब और कहाँ पे एक लाउड किस्म का पंजाबी कल्चर। हाँ। लेकिन एक्चुअली मूवी उसी पे बेस्ड थी
और मूवी का जो पहला, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रीक्वल था, जो फर्स्ट था, उसका नाम मोला जट नहीं था, उस मूवी का नाम था वैशी जट। वैशी जट। वैशी जट। तो मतलब उन्होंने अदब से उठा के उसको किस तरह, उसकी स्टोरी लाइन इस तरह से बना दी कि वो वैशियत की तरफ ही ले गया उसको। देखिए ये भी एक तरह से अदब है। अदब में सिर्फ अदब अदाब नहीं होते, वायलेंस को भी आपने दिखाना था, क्योंकि ये भी हमारे मुआशरे का, हमारी हकीकी जिंदगी का बिल्कुल हिस्सा है, इसमें कोई वो नहीं है। जो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने लगा था, एक्चुअली ना लोग पता नहीं इस पर्सपेक्टिव में देखते नहीं देखते, लेकिन आपने मूवी देखी होगी टर्मिनेटर। नहीं मैंने नहीं देखी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। नहीं। बड़े अफसोस की बात है। यानी बैठ के पहले अफसोस ना कर ले। बैठ के अफसोस करेंगे। अब ये अफसोस जो ना, ये इस प्रोग्राम के बाद भी मेरे दिल में रहेगा कि रामीन जोनसी ने नहीं, अब मैं देख लूंगी इस शो पे। अब आपने जरूर देखनी। अच्छा, मैं वैसे समझ भी सकता हूँ कि यूजली हमारी खवातीन जो है ना, वो जरा इस तरह की एक्शन मूवी में कम इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन टर्मिनेटर उन मूवीज में से है कि जो छोटे बड़े सब लोगों ने देखी है, और उसकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी लॉजिक ये भी है, ये आप कह रहे कामयाबी का एक एविडेंस है कि मेरे ख्याल से उसके कोई 4-5 के करीब उसने अभी तक पार्ट्स बन चुके हैं। एनीवेज, टर्मिनेटर की जितनी भी आप स्टोरीज देखते हैं ना, उसमें जो बेसिक प्लॉट है ना, वो वही है कि भाई पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर जो है ना, बेसिकली बहुत हाईटेक किस्म के साइबोर्ग आ गए हैं, और एक ना खत्म होने वाली जंग छिड़ गई है, और अब उसका एक ही हल है जंग को रोकने का, कि वो पास्ट में जाके जो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने साइबोर्ग्स की इन्वेंशन की थी, उनको खत्म कर दे, ताकि ना वो इन्वेंटर ना ये। मुझे कभी कभी ना, जब मैं ये मूवी के बारे में सोचता हूँ ना, मोला जट, तो मुझे ये टर्मिनेटर के साथ जो सी ना थोड़ी हैरान हो गया। आप कहेंगे कहाँ एक साई-फाई हाईटेक मूवी है, और कहाँ पे एक पंजाबी मूवी, इतना इक्विपमेंट, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई है। मैं बताता हूँ क्यों मुझे फीलिंग आती है। एक तो ये कि देखें, जो फर्स्ट पार्ट था ना वैशी जट, उसके अंदर मोला जट का जो वेपन होता है ना, वो होता है गंडासा। अच्छा। लेकिन फर्स्ट मूवी के अंदर मोला जट ना चाहते हुए भी ना हालात ऐसे होते हैं कि उसको ना इतना वायलेंस करना पड़ता है, मर्डर्स करने पड़ते हैं इस सिलसिले को रोकने के लिए, कि ये एक दफा जो करना है मैं कर लूं, उसके बाद ये खत्म हो जाए, कि वो मूवी के आखिर में ना आइंदा कभी ये वायलेंस ना हो, वो अपने गंडासे को दफना देता है। वो मट्टी खोद के गंडासा डिसमेंटल करके उसको दफना देता है। तो ये तो उससे अच्छी साइड नहीं होगी कि कहीं ना कहीं उसमें भी इंसान तो बस रहा है ना। नहीं, देखें, मोला जट को हमेशा वो यही दिखाते हैं कि वो बड़ा इंसान दोस्त, बूढ़ों की, गरीबों की मदद करने वाला ऐसा इंसान होता है। तो लेकिन ये है कि उसके नजदीक जो कबीले की शान और इज्जत, और वो भी एक बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत रखती है। तो जब उस पर आंच आती है तो फिर उसको स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर काउंट कर रहे होते हैं। तो दूसरी मूवी की खूबसूरती ये है कि मैं पुरानी मूवी की बात कर रहा हूँ, कि एक पॉइंट तक जो उनसे ना, जो मोला जट है, वो चीज़ों को, वो प्रेशर को वो एब्जॉर्ब करता रहता है, और वो उसकी कोशिश होती है कि मैं वायलेंस की साइड पे ना हूँ, लेकिन आखिरकार जब उसको वायलेंस करना पड़ता है ना, तो वो दोबारा उसी जगह पे जाता है, और फिर जमीन खोद के अपना वही वेपन निकालता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को देखें तो आपको ये कोई छोटे हल्के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते, ठीक है। ये आज के दौर के जो से ना बड़ी टॉप नॉच एक्शन मूवीज टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1975 की। तो क्योंकि उस दौर में, और हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के इन्हतात का शिकार था, टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर बिल्कुल भी नहीं थी। और मूवी मेकर्स यूजुअली मासेस के लिए मूवीज बनाना शुरू हो गए थे। वो हमारे मुल्क की जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको निगलेक्ट करना शुरू हो गए थे। और आप देखेंगे उस दौर में जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग थे, वो सिनेमा से बहुत दूर थे। तो उसमें रहते हुए उन्होंने फिर कमर्शियली वायबल मूवी बनानी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम ये गरीबों के लिए मूवी बनाते हैं, आम बंदे के लिए मूवी बनाते हैं। उन्होंने वो गरीबों और आम बंदों के लिए मूवी बनाई, लेकिन मूवी बजाते खुद एक बड़ी अमीर मूवी बन गई। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये हमारे लेजेंड मुस्तफा कुरैशी साहब के अल्फाज हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले इस मूवी का एक ओपनिंग पे ट्रेलर देखा, और ये उनके कमेंट्स थे। और मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आल्दो के मैं नहीं समझता कि जो सुल्तान राही साहब वाली मूवी थी वो मेरे टाइप की मूवी थी। मैं बड़ी लाउड किस्म की मूवीज को नहीं पसंद करता, लेकिन उसमें जो सुल्तान राही साहब ने कैरेक्टर प्ले किया ना, नूरी नथ का, जिस तरह वो एक साइलेंट और कोल्ड ब्लडेड किस्म के विलन का रोल प्ले किया, मैं समझता हूँ कि सेंचुरीज बाद भी जो मूवीज बनेंगी ना,
उसमें भी आप उनको उस रोल में देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार वो एक इंटरनेशनल कैलिबर का रोल उन्होंने किया। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा नूरी नथ का इसमें कौन प्ले कर रहा है? इसमें फवाद खान तो मेन रोल प्ले कर रहे हैं ना, जो मौला जट वाला है, तो नूरी नथ का इनका कौन आमने सामने, किसको देखेंगे हम? आप गेस कर सकती हैं? मुझे आप कोई हिंट दे दें, फिर मैं गेस कर सकती हूँ, इस तरह नहीं। मैं हमेशा से सोचता था कि नूरी नाथ का रोल बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग और बड़ा वर्सेटाइल किस्म के एक्टर को बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि जो एक्टर इसको रोल को प्ले कर रहा है वाकई वो डिजर्व करता है। मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान की एक बड़ी सुपर डुपर मूवी थी जिसके अंदर एक एक्टर जिनसे उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था, मेल एक्टर थे, उस मूवी का नाम था वॉर। वही जो एक्टर थे वो इस मूवी के अंदर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, नूरी नाथ का रोल प्ले कर रहे हैं। आप बताएं वो कौन हो सकते हैं? कौन? हमजा अली अब्बासी। अच्छा, मेरे ज़हन में भी आया हमजा अली अब्बासी। रामीन ने इसलिए कह रहा था कि मैं किसी और रामीन की बात कर रही हूँ, आप कौन बैठी हैं यहाँ? कमर यार, हम स्टार्टअप शो कर रहे हैं। अच्छा, हमजा अली अब्बासी का मेरे जहन में भी आया, बट आई वाज लाइक कि वो तो आउट हो गए थे ना, उन्होंने थोड़ा सा अपना ले लिया था, ब्रेक ले लिया था उन्होंने, और ही वाज ऑन ब्रेक। तो मैं सोच रही हूँ कि वो हमजा अली अब्बासी नहीं तो फिर कौन, मेरे जहन में आ ही नहीं रहा। बट आई थिंक इफ ही इज प्लेइंग दैट रोल ना, तो उनका वो, अगर वो उस गेटअप में आते हैं और वो, तो ही विल नेल इट। आपको डेफिनेटली ये ट्रेलर देखना चाहिए और आपको इतना मजा आएगा। There is no question about it कि फवाद को भी मौला जट के रूप में देखे फवाद ने जरा मसल बिल्ड किए हैं इस मूवी के लिए। अच्छा, he is looking really nice with long hair and beard and otherwise he is a handsome man और लोग उसको बड़ा इसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बट हमजा को देख के ना तो आपको गूज बम्स आएंगे। He has really nailed it। अगर नूरी नाथ का कोई इस दौर में रोल प्ले करता तो बिल्कुल हमजा। And he is loud। अच्छा, हमजा अली अब्बासी वो वैसे भी उसमें वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज है ना, वो और भी चीजें करते रहे तो बड़े लाउड है और बड़े उनकी पर्सनालिटी इस तरह की है। बिल्कुल हमजा की ऐसी पर्सनालिटी है कि वो जब चाहते हैं वो लाउड भी हो जाते हैं और उनके फेस पे वो इस तरह के एक्सप्रेशंस देने में बड़े कॉम्पिटेंट है कि जहाँ पे वो बड़े कोल्ड ब्लडेड और इन कंट्रोल लग रहे हों। तो मुझे ट्रेलर देख के, और मेरे अकेले की क्या बात है, आप इवन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी इंडियन ऑडियंस की रिएक्शंस देखें तो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तानी में किसी इंडियन मूवी का वेट होता है ना, इस वक्त इसी तरह हमसाया मुल्क में लोग इस मूवी का वेट कर रहे हैं। हाँ, इस तरह। और हमारी काफ़ी रिवाइवल आया है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मतलब कि बेशक वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, कि लोग बाहर भी इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपने मुझसे जो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है हीरोज का भी पूछ लिया, आपने मुझसे विलन का भी पूछ लिया, लेकिन जो मूवी का एक्चुअल स्पाइस उसके बारे में आपने पूछा नहीं। आपने ये नहीं पूछा कि हीरोइन कौन है। हाँ, बड़े अमेजिंग बात है। और वैसे तो ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब तक फीमेल से ही तो पूरी मूवी का एक सिनेरियो जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मूवी के झगड़े खत्म हो जाए, अदरवाइज तो नहीं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, पता नहीं आप क्या समझ रही है, मैं किसी और मानी में कह रहा था। फिर सही है, फिर ठीक है। अच्छा, तो कौन है फीमेल वो? क्योंकि ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग मेल है, फवाद भी और हमजा भी बड़े सीनियर एक्टर्स हैं आज की जनरेशन्स के ना, हम लोग इनको देखते आए हैं शुरू से, और ये सारा। तो फीमेल अब इनमें कौन सी हैं, कौन सी क्या? देखिए, अभी आपको तीसरा चांस है। पहला देखे मेरा ठीक था। अच्छा। फवाद खान वाला आई टोल्ड यू, बट मैंने आपको बताया जहन में हमजा था, बट मेरे था कि वो तो छोड़ चुके हैं एक्टिंग, तो इस तरह से आ रहा था। बट नाउ अब देखते हैं कि चले मैं आपको हिंट देता हूँ। इस मूवी की जो हीरोइन है ना, वो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल एक्टर्स, जिनके क्रेडिट पे बेहतरीन किस्म के ड्रामे और इवन इंडियन बड़े टॉप नॉच स्टार के साथ वो एज ए हीरोइन आ चुकी। मायरा खान। एग्जैक्टली, द वन एंड ओनली वन। या एग्जैक्टली, मायरा खान। मायरा खान ने, देखिए मैंने सिर्फ देखा ट्रेलर, मायरा खान का इस मूवी के अंदर जो गेटअप है ना और जिस तरह का मूवी का कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम अभी फवाद को और हमजा अली अब्बासी को क्रेडिट दे रहे थे ना, उससे एक पिंच भी कम क्रेडिट हम मायरा को नहीं दे सकते। शी हैज आल्सो नेल्ड इट। अच्छा,
शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल। मैंने फवाद की उसमें कहा ना, तो वो इंडिया जाके भी परफॉर्म कर चुकी हैं और पाकिस्तान में हर तरह के आप उनको देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनोसेंट वाले भी उन्होंने किए, उन्होंने थोड़े से जो है वो चुगली टाइप थे कि थोड़ा सा ना उनका बुलबुले टाइप का जो एक सिनेरियो था वो भी उन्होंने किया, कॉमेडी को भी वो लेके, तो मतलब कि ना वो थोड़ा सा बड़े वर्सेटाइल किसी शुरू से उसमें आ रही हैं। बट इस तरह का थ्रिलर टाइप और हार्श किस्म का उनका मैंने, पता नहीं आपने शायद देखा हो, मैंने बहुत इस तरह का नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता कि वो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग वुमेन का वो कर तो सकती हैं, उनमें गट्स तो हैं। देखिए जो मायरा का रोल है ना, वो आप ये समझ ले कि पंजाबी मुटियारन का रोल है। अच्छा। वो हीरो का लव ऑफ हिज लाइफ है। तो उनकी जो साइड होगी बेसिकली वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इमोशनल साइड है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि दो बड़े हॉट हेडेड किस्म के राइवल्स हैं, मौला जट और नूरी नद, और ये दोनों की दोनों के कबीलों की अना का मसला है। और दरमियान में देखिए कुर्बानी किसको देनी पड़ी, एक तरह से माहिरा खान को। हाँ, बिकॉज एक तरफ वो उसको ये भी फिक्र है कि वो उसे पता है कि भाई जो मौला जट है उस पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दूसरी साइड पे उसे खुदा ना खास्ता अपना लव ऑफ लाइफ भी लूज करना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है, और फिर उसपे जो एक खास एक पंजाबी मुटियारन की सूरत में जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया है, तो वो एक बड़ा स्पेशल किस्म का कैरेक्टर। अच्छा, मैंने माहिरा का एक इंटरव्यू देखा और उनसे वो कह रहे थे कि आप एक लाइन बोलें पंजाबी में, तो शी वॉज अनेबल ऑफ ना, पंजाबी नहीं, वो शी कैन स्पीक उर्दू, शी कैन स्पीक इंग्लिश, बट उनका वो पंजाबी वाला एक्सेंट, तो ये उन्होंने मुझे ख्याल से बड़ी उनको उस कैरेक्टर में आने के लिए शी हैज टू पुट एफर्ट्स। और स्टारडम फिर ऐसे ही तो नहीं मिलता ना, जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज, बिल्कुल, जब वो एक रोल के अंदर चले जाते हैं ना, फिर वो आपको असली उनका किरदार नजर नहीं आता, आपको वो रोल ही नजर आता है। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात मुझे भी लगी है ना कि दो जो मेन रोल्स हैं, फवाद और माहिरा का जो पेयर है, इनकी केमिस्ट्री जो है वो बड़ी अमेजिंग किस्म की, क्योंकि ये बड़े अरसे से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और माहिरा तो फिर शाहरुख खान के साथ भी काम कर चुकी हैं, रईस में उन्होंने जालिमा, उनका बड़ा एक, तो हमारे जितने स्टार्स हैं पाकिस्तान के अलावा भी बाहर भी बड़ी वो अपनी करें, तो मेरे ख्याल से ये जो इनका पेयर है, और फिर हमजा की एंट्री बीच में, क्योंकि माहिरा और हमजा का भी बड़ा अरसे से चल रहा है काम ही वो, तो मेरे ख्याल से ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ना, बेशक उनके ऑपोजिट भी हैं, इनकी बड़ी अच्छी किस्म की होगी। और ये तो मुझे भी अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपने बताया, तो मैं भी अब जाके इसका ट्रेलर भी देखती हूँ और कुछ। अच्छा मेरी बात सुने, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती जा रही है, मुझे अब ये बताएं, मुझे आज आप किसी मूवी के बारे में कुछ नहीं बता रही क्या? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, आज एक मूवी जो है वो आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है कुछ ही महीनों में, और मुझे उसका इतनी बेसब्री से इंतज़ार है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब वो मूवी कौन सी है उसके लिए मुझे आपको हिंट देना पड़ेगा। आप भी मुझे हिंट दे रहे थे ना, आप मुझे चेक कर रहे थे, अब ज़रा हम ऑडियंस को भी बताएं, आपको भी पता है कि नहीं पता, तो ज़रा। अच्छा, उस मूवी में जो मेन करेक्टर्स हैं उनमें से एक करेक्टर जो है वो सज्जल अली का है। सज्जल अली, आप मूवी की बात करी, इंडियन मूवी है मॉम, उसकी बात करी आप? नहीं, मैं बिल्कुल मॉम की बात नहीं करी। अच्छा, मॉम की बात नहीं करी? मैं बिल्कुल मॉम की बात नहीं करी, लेकिन अभी जो मुझे लगता है इससे नेक्स्ट मैं आपको जो हिंट देने जा रही हूँ, बल्कि मैं आपको क्यों हिंट दूं, एक और, आपने मुझे एक ही हिंट दिए थे। नहीं, मैंने आपको 3 हिंट दिए थे। आपने 3 कैरेक्टर्स के 3 हिंट दिए थे ना। अच्छा चले, मुझे एक और हिंट दे दे। चले, मैं आपको थोड़ी सी फेवर हम इनको दे देते हैं, और वो फेवर ये कि मैं आपको देती हूँ बड़ा फेमस, आपको मुझे लगता है कि आप पहचान जाएंगे, जमाइमा खान। ओह, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट? यस, देखा, ये मैंने बहुत आसान इनको हिंट दे दिया था, इसलिए ये पहुंच गए। लेकिन आपने बड़ा अच्छी मूवी का इंतखाब किया। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला जो हमें प्राउड करना चाहिए जिस चीज पे, वो ये है कि नहीं, अभी प्रोग्राम की बात करेंगे। मुझे पता है आपकी नजर जा रही है बात, मैं बार बार ये देख रहा हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आप मुझे ब्रेक नहीं दे रही। अच्छा, मुझे लगता है आपने थोड़ी सी अपनी कोक से थोड़ा सी लिया भी है, आपकी, मुझे लग रहा है आपसे सब्र नहीं हुआ। नहीं, मेरे साथ ज्यादती है, मुझे पहले ही कम दी गई है। अच्छा चले, ये इस राइट्स के ऊपर भी हम एक और शो करेंगे कि बराबर देना चाहिए। ठीक हो गई। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है फहद के इसमें जो प्राउड की हमारे लिए बात है ना, कि ब्रिटिश एक आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और उसमें आज जो लीड कैरेक्टर है ना वो सज्जल अली कर रही है। ये बात तो और है। सज्जल नो डाउट बहुत एक कंप्लीट किस्म की एक्ट्रेस है, उसने बड़े वर्सटाइल किस्म के यहाँ पे पाकिस्तान ड्रामाज में पहले बहुत किए हैं। मूवी तो उसकी पाकिस्तान में एक ही रिलीज हुई थी जो फिरोज खान के साथ, और एक आधी शायद कोई और है, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनका रुझान जो है ना वो इंटरनेशनल उसके पे जा। देखिए, टैलेंट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बिल्कुल, टैलेंट तो हमेशा अपना रास्ता बनाता है। हाँ,
और विद द बेस्ट ऑफ टाइम हमारे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस बना रहे हैं। अच्छा, अब इस मूवी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इस मूवी को क्यों चूज़ किया और मुझे इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है। सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे नहीं पता थी और आपको भी शायद हैरत हो, जमाइमा का नाम हमने बड़ा सुना, बहुत ज्यादा। पहले भी आप देखें अमेरिकन क्राइम स्टोरी, शायद आपने वो देखी, मेरे ख्याल से सीरियल था शायद, डॉक्यूमेंटेशन या सीरियल इस तरह से, तो वो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद हमने जो है वो देखी कि दी केस स्टडी अगेंस्ट सैयद, एक मिनट, अदनान सैयद। हाँ, अच्छा, हम जो है वो इन्होंने क्राइम स्टोरी इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन या फिर कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंटेशन करके इन्होंने बकायदा प्रोड्यूस की उसको। उसके बाद एक और हमने देखा द क्लिंटन अफेयर्स, वो इन्होंने जो है वो प्रोड्यूस किया, टीवी सीरीज है। फिर एक और थी कि द केस स्टडी अगेंस्ट अदनान सैयद, तो ये वो भी, तो ये प्रोड्यूसर जो है ना वो रही है, और ये उनकी मेरे ख्याल से 7वीं है मूवी। अच्छा, में वो प्रोड्यूस भी करी और उन्होंने लिखा भी है, इसको तहरीर भी किया है। अब उन्होंने जो थी ना डायरेक्टर की जो थी, उनको असिस्टेंस चाहिए थी, वो उन्होंने लिया इंडिया से, शेखर कपूर, वेरी फेमस डायरेक्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, उनकी मूवी मेरे ख्याल से मैंने देखी है मिस्टर इंडिया, पेरिस, इश्क इन पेरिस, आपने शायद सुना हुआ होगा, एलिजाबेथ उन्होंने किया। तो ये 2-3 उनके जो है ना वो उनके क्रेडिट पे चीजें हैं, उन्होंने वहां से उसको। अच्छा, हम ये देखें कि उन्होंने ब्रिटिश मूवी बना रहे हैं, उसमें उन्होंने साउथ एशिया के लोगों को क्यों लिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है ना कि अगर सारी स्टोरी लाइन उस तरह की है, बड़ी अमेजिंग सी चीज, तो इसकी जो स्टोरी लाइन है ना वो बड़े मजे की है। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं कि जमाइमा किस माइंडसेट से चल रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा है वो क्या स्टोरी लाइन लेके चल रही है। तो उनके कुछ रिसेंट ट्वीट्स हैं, अगर आप उनसे गुजरे हो, आपको पता हो तो। नहीं, मुझे नहीं पता चला, सॉरी। हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं, मैंने बिल्कुल पढ़ी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउड मोमेंट है कि एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। और आपको पता है फॉर्मली शी वाज अ जर्नलिस्ट, वो पहले एज अ जर्नलिस्टिक उसमें भी वो अपनी जो। हाँ जी, ये तो मुझे पता है कि जो जमाइमा गोल्डस्मिथ है उनका बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म से रहा है। हाँ, फिर वो इस फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन और इसमें आ गई। अच्छा, अब उनकी जो स्टोरी लाइन की बात करूँ, उन्होंने जो ट्वीट्स की हुई थी, मैं ट्वीट्स पे पहले बात करी थी, ट्वीट्स उन्होंने की और वो नैरेटिव मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग, मैं इस नैरेटिव से तंग आ गई हूँ कि जिसमें मुसलमानों को या फिर पाकिस्तानियों को टेररिस्ट बना के पेश किया जाता है। और इस नैरेटिव से नो डाउट हर मुसलमान, हम जैसे लोग जो बड़ा सॉफ्ट इमेज को लेके चल रहे होते हैं, हम तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, देखें जी, ये स्टीरियोटाइपिंग जो करते हैं ना, बिल्कुल, इससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मैं इसे तंग आ गई और मैं इस नैरेटिव को चेंज करना चाहती हूं। जबरदस्त। अब सबसे पहले आपको यहाँ से पता चलता है कि इसका मतलब कुछ पॉजिटिविटी आ रही है हमारी। और फिर सेकंड ऑप्शन उन्होंने सजल को उठाया, तो जरूर वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रही होंगी। लेकिन उन्होंने सजल को उठा कैसे लिया? देखिए मेरी बात सुन, उन्होंने नहीं उठाया, एरोप्लेन से गई है ना सजल। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या गिराया? नहीं, उन्होंने गिराया भी नहीं, उन्होंने उनको कॉल की होगी या उन्होंने किसी तरह उनसे बात करनी। आपने भी क्या कि उन्होंने सजल को उठाया? देखिए, वो हीरो तो नहीं है मूवी की कहीं जो सजल को उठा के घुमा रही, कभी इधर लेके जा रही, कभी उधर लेके जा रही। देखिए जी, जो प्रोड्यूसर होता है ना वो जान तो डालता है, राइटर और प्रोड्यूसर। देखिए जी, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो जान देखिए, आप भी चीजों को देखिए, मेरी बात सुने, हम एडिटिंग में एक चीज उठा के एक टाइमलाइन से दूसरे पे नहीं रखते, तो इसी तरह आप कैरेक्टर उठा के भी रखते हैं। माना कि मुझसे गलत लफ्ज का इंतखाब मैंने कर लिया, लेकिन मैंने मानना नहीं है। मैं एक बार शर्त पे आपकी बात मानूं। कैसे? अगर मैं ये खा सकूं तो। देखिए आप ये प्रॉप्स के लिए प्रॉप्स है, मुझे ये बताएं वैसे ये असली है कि नकली है? मुझे पता है आप खा के देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बहुत क्लेवर प्ले करना चाह रहे हैं, फहद चाह रहे हैं कि मैं बहुत क्लेवर प्ले करूं और मैं देखूं ये असली है नकली, और मैं जो है ना वो। देखिए, आपने खाना नहीं खाया हुआ, खाना नहीं मिला आपको। मैं अंडा पराठा साथ लेके आया हूँ, मैं भी खोल लूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो, आधा मैं आपको भी दूंगा। मजे की डिस्कशन चल रही है, आपने वादा देना है। देखिए, आपने मेरे साथ ज्यादती की है, आपने जानबूझ के ऐसी मूवी चूज की जिसके बारे में मुझे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता था। देखिए, मौला जट के बारे में मैं स्क्रीन पे बोंगा लग रहा हूँ। नहीं, देखिए, मौला जट के बारे में भी मुझे कुछ खास नहीं। तो आप मेरे से हिसाब बराबर करें। मैं हिसाब बराबर कर। चलो फिर ठीक, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने कहा आपको शायद ना पता हो, क्योंकि आप हॉलीवुड और लॉलीवुड को थोड़ा फोकस। नहीं, जोक्स अपार्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये उन मूवीज में से है जिसका मैं एंक्शियसली वेट कर रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस तरह ब्रिटेन एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स और पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं ना, वो एक ब्रिटेन मूवी के अंदर किस कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक ये बड़ा सस्पेंस है कि मैंने देखी, आपने मुझे भी बताया जमाइमा के ट्वीट के हवाले से,
तो क्या जो मूवी की स्टोरी है वो कुछ इस किस्म की है कि जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई जो जरूरी नहीं है कि जो टेररिस्ट हो वो मुसलमान हो, या इस किस्म की चीज? अच्छा, ये बड़े मजे का आपने क्वेश्चन किया है। मैं अभी इस तरफ आ रही थी कि इस तरफ नहीं आ रही थी, ठीक है, मैं अभी इसके स्टोरी लाइन, मुझे कोई इतराज नहीं, आप बेशक इस तरफ आ जाए। हाँ, इसकी स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें ना जमाइमा ने, चूंकि वो शी हैज़ बीन इन पाकिस्तान और वो बाहर भी रही है, मुझे ऐसा ना थोड़ा सा उनका वो इस स्टोरी में भी थोड़ा सा लगा कि वो दोनों कल्चर्स को ना थोड़ा सा क्रॉस कल्चर दिखाना चाह रही हैं। ठीक है। जब एक पर्सन बाहर से पाकिस्तान में आके शादी करता है, और होता है हमारी फैमिली, या पाकिस्तानी लड़की किसी जर्मन नेशनल से शादी करी होती है, ब्रिटिश नेशनल से शादी करी होती है, तो क्या मसाइल आ सकते हैं या क्या उसमें जो है वो अमेजिंग चीज है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है। इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसमें ये है कैरेक्टर, 3-4 कैरेक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे मजे की बात, इसमें एमा थॉम्पसन, ब्रिटिश एक्टर, बड़ी सीनियर, वो काम कर रही हैं। लिली जेम्स काम कर रही हैं, उनके साथ सज्जल ने एक्टिंग की। शहजाद लतीफ हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी है। अच्छा, अब ये है कि इसमें 2 नेबर्स रह रहे होते हैं और वो बचपन से फ्रेंड्स होते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, और जो लड़की है उसको ब्रॉट अप किया उसकी डाइवोर्स मदर ने, मतलब वो सिंगल मदर है। ओके। और मतलब कि वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में, ब्रिटिश बाहर रहती है, यूके नेशनल है, वो बाहर उसका उस तरह ब्रॉट अप हुआ है, वो उस तरह। और जो शहजाद है, मतलब कि जो हमारे काजिम है इनको वहां पे करेक्टर में, उनके पेरेंट्स कैरेक्टर है। हाँ, काजिम कैरेक्टर है। काजिम जो है काजिम जो है वो मूवी का लीड कैरेक्टर है। हाँ, लीड कैरेक्टर। ओके, गॉट इट। लीड कैरेक्टर है क्योंकि वो और जो है वो सजल की उसका शादी, जो काजिम वाला रोल है वो शहजाद लतीफ ने, गॉट इट। वो पाकिस्तान, उसमें ये हुआ कि उनके पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज की हुई है, ठीक है, पाकिस्तानी अरेंज मैरिज उन्होंने की हुई है। और शहजाद ये चाहता है, उसका माइंडसेट है कि जिस तरह उसके पेरेंट्स ने आपस में पाकिस्तानी बैकग्राउंड से उन्होंने अरेंज मैरिज किया है, वो भी अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी कर ले। यानी मैरिज हुई नहीं, प्लान्ड है। मतलब उसकी थिंकिंग ये है, मैं आपको भी उनकी थिंकिंग बता रही हूँ। लेकिन जो उसकी फ्रेंड है ना, जो बचपन से, जो लिली है, जो जोए का कैरेक्टर उसमें करी है, उसकी ना बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की है। और वो कौन सी एक्ट्रेस? वो लिली जेम्स ने जो कैरेक्टर पेश, वो ना बहुत ही डिफरेंट किस्म का उसका है। और वो शी इज उसके लिए ये चीज बड़ी ऑकवर्ड है, बिकॉज शी इज वो ना। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, वो भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, फिल्म मेकिंग का उसको भी शौक है आपकी तरह, ठीक है। ये मूवी की स्टोरी का बता रही मुझे। हाँ, उसको फिल्म मेकिंग का शौक है, और उसको जो है वो इस तरह सारी स्टोरी में। अब आप देखें ट्विस्ट का, एमा थॉम्पसन मदर है। आई सी। एमा थॉम्पसन मदर है लिली की, ठीक है, एमा थॉम्पसन मदर है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि उसका भी बड़ा मजे का, और ये रोम कॉम मूवी है, रोमांटिक कॉमेडी दोनों इसमें मिक्स है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं ट्विस्ट कहाँ आता है क्रॉस कल्चर की, जब हम बात करते हैं। अब उसके पेरेंट्स को वो कहता है कि आप मेरी ना शादी कर दें। अब वो लोग ढूंढते हैं पाकिस्तान से बड़ी खूबसूरत सी लड़की, और नन अदर देन उसका जो रोल है वो सजल अली प्ले कर रही है, ब्राइड का। तो वो उसको ढूंढते हैं, और वो ना बात पक्की हो जाती है शादी करने के लिए। उन्होंने लंदन से लाहौर आना होता है, लाहौर की रिहायशी होती है, ओके, ठीक है। अब जो उसकी दोस्त है नेबरहुड की, वो उसके लिए डेटिंग और ये चीजें बड़ी आम है, बिकॉज आपको पता है कि यूके में लिली जेम्स के लिए, हाँ बिल्कुल। अब जोए के लिए चीजें बड़ी आम है, वो बड़ी हैरान होती है एकदम से उसको ना, वो ये शादी किस तरह से, ये किस तरह हो रही है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में, और बड़ा ही डिफरेंट सा सीन है कि जो ग्रूम है और जो ब्राइड है उनकी पहले से कोई एक्वेंटेंस भी नहीं है और उनकी कोई इंटरेक्शन भी नहीं है। नहीं, स्काइप पे उनकी बात होती है आपस में, फैमिलीज की, और वो सारा वो थोड़ा सा उन्होंने बीच में दिखाया है, लेकिन इसकी तरफ से अरेंज्ड होती है या वो उसका भी कोई बैकग्राउंड है? अरेंज मैरिज है, दैट टोटली अरेंज मैरिज। और ये पूरी मूवी जो है ना, वो अरेंज मैरिज की प्रॉब्लम्स और उसमें मौजूद जो आपके पर्क्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड है। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग इससे रिलेट कर सकते हैं जिनकी इस तरह से अरेंज मैरिजेस हुई होती हैं। तो अब ये होता है कि जोए ना ये डिसाइड करती है, उसको बड़ा ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्योंकि आपको पता है फिल्म मेकर कोई ना कोई आइडिया ढूंढ रहे होते हैं फिल्म करने के लिए। उसको आइडिया आता है, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं लाहौर से लंदन एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म करूंगी, ये किस तरह हुआ है, ये क्या हो गया है एकदम से। तो बेसिकली पूरी मूवी जो है वो यही है, और यही पूरा उसका ट्रेलर है कि वो इसमें जो मेन कैरेक्टर वो ये, अब आप लाहौर से लंदन जाते हुए क्या क्या इवेंट्स आते हैं उसके अंदर, और वो उसको किस तरह फिल्म करती है, और उसके लिए नई चीजें किस तरह वो एब्जॉर्ब कर रही है, ये सारा जो है ना पूरा बेसिकली सिनेरियो। सारी स्टोरी लाइन में जो लिली है, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सारी स्टोरी में कहीं वो इन्वॉल्व हो जाती हो काजिम के साथ?
नहीं, फिलहाल जो हमने ट्रेलर देखा है उसमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। वो एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा हैरान है कि इसने ये कैसे डिसाइड कर लिया है, और उसके लिए डेटिंग एप्स और उन चीजों पे बड़ा मॉड किस्म का वो चल रहा है उसके लिए चीजें, क्योंकि अभी तक मुझे कहीं पे भी ये चीज मैंने नहीं देखी कि कोई उन्होंने स्टैब्लिश की हुई हो कि उन दोनों का पे वो सिर्फ फ्रेंड्स ही होते हैं चाइल्डहुड, ठीक है, वो इस तरह से। अच्छा, अब ये इसमें जो मुझे लगता है जो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी मजे की चीज हो सकती है वो ये कि बहुत से लोग इससे रिलेट कर सकते हैं अरेंज मैरिजेस से, कि आपको नहीं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपकी अरेंज मैरिज, और फिर क्रॉस कल्चर कि किस तरह एक कल्चर के लोगों के लिए दूसरे कल्चर के लिए जो आम चीज है उनके लिए कितनी हैरानकुन चीज है कि वो उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री करने के लिए वहां से यहाँ आ रही है। तो ये बड़ा अमेजिंग, और मुझे लगता है कि इसमें आपका क्रॉस कल्चर जब आप आते हो एक कल्चर से तो क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, आप ये भी देख रहे होगे, फिर आप बहुत सी चीजें एंजॉय भी कर रहे होगे, और बड़ी जो है ना वो मजे की मुझे लगता है जमाइमा। और जमाइमा ने एक और ट्वीट भी की थी कि वी आर हाफ पाकिस्तानी, तो वो मुझे लग रहा है कि उनका सज्जल को पाकिस्तान से लेने का मकसद ये था कि वो, क्योंकि शायद वो खुद इस चीज से गुजर चुकी हैं वहां से आके, खैर उनका तो बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनकी शादी और तरह से हुई, उनकी पसंद का या जो भी था, लेकिन चूंकि वो एक जर्नलिस्ट भी रही हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जिस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा है वो एक बड़े आप कह सकते हैं कि बर्ड्स आई व्यू का पर्सपेक्टिव था। अच्छा, इस मूवी के अंदर मुझे अब ये बताएं कि आपने ये तो मुझे बता दिया कि मूवी का प्लॉट क्या है, लेकिन सजल अली के बारे में आप मुझे बताएं कि जो सजल अली कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्या वो इस सारे अरेंजमेंट से खुश होती है या उसे भी प्रॉब्लम होती है? क्या हमें ट्रेलर में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है? ट्रेलर में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ट्रेलर में सिर्फ वो ये दिखाते हैं कि लाहौर से एक ब्राइड है एंड उसने लाइक वो प्रॉपर उसमें एंड उसकी जो है वो शादी की बात चल रही है, उसके बारे में एक ही चीज़ जो है वो वहाँ पे उन्होंने ट्रेलर में यूज़ की हुई थी कि खूबसूरत सी लड़की जो है वो लाहौर से। तो इस तरह अब ये उसका क्या है, वो खुश है नहीं है उसका क्या, ये तो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा, इस तरह तो हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या। वैसे मुझे लगता है कि वो भी अगर काजिम खुश है, अव्वल तो वैसे लड़के ज्यादा नखरे नहीं करते, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे मामले में तो लड़की ने ज्यादा नखरा किया। फिर लेकिन ज़ाहिर है मैं स्टार भी नहीं हूँ, और हम प्रोग्राम करें स्टारडम, हाँ, तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है। हाँ, तो वरना देखते हैं कि अब इस मूवी में लड़की नखरा करती है, लड़का तो वैसे इजी नजर आ रहा है, वो तो खुश खुश जा रहा है और अपनी दोस्त को भी लेके जा रहा है कि लंदन से लाहौर देखते हैं कि क्या। तो इसका मेन थीम ये है। अच्छा, इसमें जो मुझे मजे की चीज लग रही है वो ये लग रही है कि आप देखें कि शेखर इसके डायरेक्टर हैं, ओके, और जमाइमा एक बिल्कुल अलग नेशनलिटी से वो, और इसमें फिर पाकिस्तान के एक्ट्रेस उसको, तो मेरे ख्याल से एक डाइवर्स किस्म का जो कल्चर है ना वो इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस तरह की मूवी में आपके मुल्क से, आप देखिए साउथ एशिया में और भी तो कंट्रीज हैं, इंडिया भी है और भी कंट्री। मजे की बात आपको बताऊं, इसमें हमारे म्यूजिक के भी जो है ना एक स्टार, वो भी ऑन स्क्रीन आ रहे होंगे, जरा गेस करें। स्टार ऑन स्क्रीन आ, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं, और उनके अबाव अजदाद भी अपना लोहा बड़े अच्छे से मनवा चुके हैं पूरी दुनिया में। राहत फतेह अली खान, क्या बात है। जाहिर है देखिए आपने बीट करने की कोशिश की, लेकिन मैं सजीद खा के खबी तरीके से निकल गया। मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट दे दिया था फॉर फादर्स वाला, अब आप ऐसे ना करें। देखिए ये आप फिर मेरी शराफत का ऐसी फायदा उठा रहे हैं। अच्छा चले, मैं आपको ना आज अपने एक फेवरेट एक्टर के बारे में बताता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बड़े बाकमाल एक्टर्स हैं, और पिछले चंद सालों से बाउंड्रीज ट्रांसेंड करके पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं, और इस पे हम किसी दिन प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हॉलीवुड स्टार है, और मैं चूंकि मेरा बड़ा पैशन है फिल्म मेकिंग के हवाले से, और रिसेंटली मैंने इस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया, तो आज मौका मिला है तो मैं उस एक्टर को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उस एक्टर का नाम है बनीसियो डेल टोरो। ठीक है। बनीसियो डेल टोरो प्राइमरीली एक पोर्टो रिकन एक्टर हैं, और पहली दफा मैंने उनको जिस मूवी के अंदर नोटिस किया वो भी एक रोम कॉम मूवी थी, रोमांटिक कॉमेडी, और मूवी जो थी वो 1997 में बनी थी, उसका नाम था एक्सेस बैगेज। काफी सीनियर एक्टर है। हाँ, काफी सीनियर एक्टर है। तो होता है ना समटाइम्स के एक्टर्स जिनसे होते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इतना लाइमलाइट में नहीं आ रहे होते हैं, तो कोई एक मूवी ऐसे करते हैं उसके बाद वो जरा ज्यादा हाइप मिल जाती है, रिकग्नाइज लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो दौर था जब हॉलीवुड की एक बहुत ही टॉप नॉच एक्ट्रेस थी उस वक्त, बड़ी पॉपुलर थी, एलिसिया सिल्वरस्टोन,
एलिसिया सिल्वरस्टोन ने एक रोमांटिक कॉमेडी खुद से प्रोड्यूस की, उसमें एक्ट भी किया और उसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक टैलेंट को और सोचा कि इसको मैं एज ए लीड एक्टर देती हूँ, और वो थे बेनिसियो डेल टोरो। अच्छा। बेनिसियो डेल टोरो ने उसमें एक थीफ का रोल प्ले किया। अच्छा। बट इस तरह का थीफ, एक चॉकलेट थीफ के जिसको देख के आपको उससे मोहब्बत हो जाए, बड़ा एक स्लर्ड वॉइस में बात करने वाला, रोमांटिक लुक्स वाला, बड़ा लाइवली किस्म का बंदा। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एलिसिया सिल्वरस्टोन एक अमीर बाप की बेटी होती है, ठीक है, और वो निगलेक्ट हो रही होती है और वो चाहती है कि उसका फादर उसको अटेंशन पे करे। उसका बाप चूंकि एक्सट्रीमली बिजी होता है, उसका इंटरनेशनल बिजनेस होता है, तो वो अपना किडनैप का ड्रामा फेक करती है ताकि उसको टेंशन मिले, ताकि उसको टेंशन मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जो दोस्त होते हैं जो उस ड्रामा में साथ होते हैं, उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, वो उनकी नजर वाकई एलिसिया के पैसे पे होती है। अच्छा। वो उसको लिटरली किडनैप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके प्लान के अंदर जो जिस गाड़ी के अंदर उन्होंने इसको रखा होता है ना एलिसिया को, वो एक ना पार्किंग लॉट के अंदर पार्क होती है। अच्छा। और कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि एक चोर जो उनसे ना वो वहां पे आया था गाड़ी चुराने के लिए, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे ये वाली गाड़ी चुरा के ले जाते हैं जिसके अंदर एलिसिया होती है। ओह। और जिस वक्त जाके उसको अपने गैराज में पार्क करता है, हाँ। और तो गाड़ी नॉक होना शुरू हो जाती है। वो घबरा जाता है कि ये इसके अंदर कौन है, और जब वो खोलता है तो उसके अंदर से एक बड़ी हसीना माजबीना एलिसिया सिल्वरस्टोन निकल आती है। ये वाकई वहां निकल आती है, ये आप कह रहे हैं? मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी थी जब मैं वो मूवी देख रहा था। एनीवेज मूवी जो सी ना, जिस तरह से इसकी स्टोरी लाइवली ना, मूवी इटसेल्फ भी एक आप कह सकते हैं कि ट्रीट टू योर आईज है, कि उसमें बड़ा अच्छा सा रोमांस भी है और कॉमेडी भी है। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जब मैंने पहली दफा बेनिसियो डेल टोरो, क्योंकि मैंने देखा कि यार इतनी जबरदस्त मूवी, इतना डिफरेंट किस्म का एक्टर है, तो ये कहाँ था। तो मैंने सोचा कि मैं बेनिसियो डेल टोरो की और मूवीज भी देखूं। तो उसके कुछ ही अरसे बाद एक मूवी आई जिसने जो कि बड़ी पॉपुलर हुई मूवी व्यूअर्स के दरमियान। उस कॉन्सेप्ट पे उससे पहले एक सीजन भी बन चुका था, वो ड्रग्स के अगेंस्ट थी, एंटी नार्कोटिक्स के हवाले से। उस मूवी का नाम था ट्रैफिक। हाँ। ट्रैफिक के अंदर बेनिसियो डेल टोरो ने एक कॉप का रोल प्ले किया, जो कि एक बड़ा काइंड हार्टेड कॉप होता है, लेकिन इंटेलिजेंट होता है बड़ा। वो अपने सिस्टम को और कॉप्स के मतलब आप जैसा नहीं होता। अच्छा, फ्रैंकली मैं अपने आप को वैसे ही महसूस करता हूं। I'm sorry. No, there's nothing to say sorry about. तो वो उस रोल ने और बेनिसियो डेल टोरो की परफॉर्मेंस ने मुझे अकेले को इम्प्रेस नहीं किया, पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया, क्योंकि उस मूवी में बेनिसियो डेल टोरो को एज ए बेस्ट एक्टर जो थे ना, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला। उसके बाद तो फिर एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी ऐसी मूवीज की बेनिसियो डेल टोरो कि वो सारी एक से बढ़ के एक जेम ऑफ द मूवीज। बिल्कुल। उसमें से अभी रिसेंटली अगर मैं उसका हवाला ना दूं तो ज्यादती होगी, क्योंकि आप देखें इस वक्त ना एक बड़ा इनकलाबी सी फिजा पाकिस्तान में बनी हुई है, और मेरे ख्याल से इस दौर का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इनकलाबी था ना, वो था चे गुएरा। चे गुएरा पे एक मूवी बनी जिसका नाम था चे, और उसके अंदर वो रोल प्ले किया बेनिसियो डेल टोरो ने। और अगर आप वो मूवी देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि चे गुएरा दोबारा जिंदा होकर आपके सामने आ गए। इतनी उसने रियलिस्टिक एक्टिंग की, एब्सोल्यूट डीप परफॉर्मेंस, कि जहां पे आप एक्चुअल एक्टर को तलाश नहीं कर पाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये बेनिसियो डेल टोरो, आपको चे गुएरा जो है ना, वो आपको उसमें नजर आ रहा होगा। चे गुएरा के 2 पार्ट थे, अगर एक पार्ट आप देख लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि आप दूसरे पार्ट। अच्छा, मूवीज में परफॉर्म किया, ब्रेक थ्रू हुआ, बहुत से एक्टर्स होते हैं जिनको बहुत सा मिलता है, और बहुत से एक्टर्स होते हैं जो वाकई डाइवर्स भी होते हैं इनटू द कैरेक्टर। आपको इतना क्यों पसंद है आखिर, इतनी भी उसमें क्या बात है? देखिए, मुझे वो इसलिए पसंद है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अमिताभ जैसे, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स आए, लेकिन फिर एक इंडिया में एक मेल एक्टर आता है कि जो किंग डिक्लेयर हो जाता है, शाहरुख खान। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको वो क्यों बाकियों की निस्बत ज्यादा अच्छा लगता है, तो एक करिश्मा होता है। exactly. करिश्मा से भी बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ, जो शाहरुख खान से आप एसोसिएट करेंगे। शाहरुख खान जब पर्दा स्क्रीन पे आया,
उसने आगे ना टोटली एक डिफरेंट वे ऑफ एक्टिंग प्रेजेंट किया। Exactly. उसके खास किस्म का यूनिक अंदाज था। अक्सर हम लोगों को पैरोडी करते देखते हैं कि वो एक लर्जती आवाज के अंदर डायलॉग्स बोलता है खास अंदाज से, उसके खास तरह के मैनरिज्म होता है जो कोई डिस्टिंक्ट करता है बाकी सारे एक्टर्स के साथ। हाँ. बिल्कुल इसी तरह से बेनिसियो डेल टोरो जो है ना, ऑल्दो कि वो बिल्कुल भी शाहरुख खान से मैच नहीं करता, लेकिन उसकी जो मैनरिज्म है ना वो उसको दुनिया के तमाम एक्टर से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है। बिल्कुल करती है। उसके बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात डिस्कस हुई है। और एक बात जो थी ना उसमें और शाहरुख खान में कॉमन है, वो भी एक स्लर्ड लर्सी आवाज में बात करता है। आपने पहले बताया। एग्जैक्टली। तो मुझे वो बड़ा डिफरेंट लगा बाकी एक्टर्स की निस्बत। और पहले मैं समझता था कि ये चीज मैं ही नोट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जब उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है और जिस तरह की जबरदस्त मूवीज मिलना शुरू होती हैं, उससे पता ये चलता है कि अच्छा उसने ना बास मूवीज में बड़े छोटे छोटे रोल्स किए हैं, लाइक 5 मिनट का रोल था, 10 मिनट का रोल था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी कि आप वो 4-5 मिनट के बाद वो मर जाता है मूवी में। पूरी मूवी खत्म हो जाती है लेकिन उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं होता। इसी तरह की एक मूवी थी, ब्रिटेन मूवी थी, उसको आप कह सकते हैं अगर जॉनरा की बात की जाए तो वो कॉमेडी क्राइम का एक फ्यूजन है, जिसको कॉमेडी क्राइम आप उसे कहते हैं। उसके अंदर इसने एक डायमंड थीफ का रोल प्ले किया था बेनिसियो डेल टोरो ने। मूवी का नाम था स्नैच। और स्नैच का जो मेन लीडिंग एक्टर आप कह सकते हैं जो उसमें हीरो था वो ब्रैड पिट था। मूवी की सारी कास्ट जो थी ना वो लीडिंग एक्टर्स पे थी। बेनिसियो डेल टोरो का 5-10 मिनट का रोल है उसके अंदर, लेकिन इतना पावरफुल, इतना स्टाइलिश किस्म का उसने रोल प्ले किया है कि मूवी पूरी खत्म हो जाती है लेकिन आप उस कैरेक्टर को मिस करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली एक एमिली ब्लंट के साथ इसकी चंद साल पहले मूवी आई है बेनिसियो डेल टोरो की, इसका नाम था सिकारियो। सिकारियो को अगर आप IMDb करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई 8 के करीब उसकी रेटिंग है। मूवी ऑल्दो के क्राइम और वायलेंट है उसका प्लॉट अगर आप देखें, लेकिन एमिली ब्लंट भी आप जानते हैं कि उसका भी एक फैन फॉलोइंग है और वो एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। और लेकिन उस मूवी के अंदर सिकारियो का रोल जो बेनिसियो डेल टोरो ने प्ले किया, मूवी के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं लेकिन वो सबको ओवरशैडो कर गया। उसके खास तरह के मैनरिज्म होता है जो कोई डिस्टिंक्ट करता है बाकी सारे एक्टर्स के साथ। हाँ. बिल्कुल इसी तरह से बेनिसियो डेल टोरो जो है ना, ऑल्दो कि वो बिल्कुल भी शाहरुख खान से मैच नहीं करता, लेकिन उसकी जो मैनरिज्म है ना वो उसको दुनिया के तमाम एक्टर से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात डिस्कस हुई है। और एक बात जो थी ना उसमें और शाहरुख खान में कॉमन है, वो भी एक स्लर्ड लर्सी आवाज में बात करता है। आपने पहले बताया। एग्जैक्टली। तो मुझे वो बड़ा डिफरेंट लगा बाकी एक्टर्स की निस्बत। और पहले मैं समझता था कि ये चीज मैं ही नोट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जब उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है और जिस तरह की जबरदस्त मूवीज मिलना शुरू होती हैं, उससे पता ये चलता है कि अच्छा उसने ना बास मूवीज में बड़े छोटे छोटे रोल्स किए हैं, लाइक 5 मिनट का रोल था, 10 मिनट का रोल था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी कि आप वो 4-5 मिनट के बाद वो मर जाता है मूवी में। पूरी मूवी खत्म हो जाती है लेकिन उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं होता। इसी तरह की एक मूवी थी, ब्रिटेन मूवी थी, उसको आप कह सकते हैं अगर जॉनरा की बात की जाए तो वो कॉमेडी क्राइम का एक फ्यूजन है, जिसको कॉमेडी क्राइम आप उसे कहते हैं। उसके अंदर इसने एक डायमंड थीफ का रोल प्ले किया था बेनिसियो डेल टोरो ने। मूवी का नाम था स्नैच। अच्छा। और स्नैच का जो मेन लीडिंग एक्टर आप कह सकते हैं जो उसमें हीरो था वो ब्रैड पिट था। मूवी की सारी कास्ट जो थी ना वो लीडिंग एक्टर्स पे थी। बेनिसियो डेल टोरो का 5-10 मिनट का रोल है उसके अंदर, लेकिन इतना पावरफुल, इतना स्टाइलिश किस्म का उसने रोल प्ले किया है कि मूवी पूरी खत्म हो जाती है लेकिन आप उस कैरेक्टर को मिस करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली एक एमिली ब्लंट के साथ इसकी चंद साल पहले मूवी आई है बेनिसियो डेल टोरो की, इसका नाम था सिकारियो। सिकारियो को अगर आप IMDb करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई 8 के करीब उसकी रेटिंग है। मूवी ऑल्दो के क्राइम और वायलेंट है उसका प्लॉट अगर आप देखें, लेकिन एमिली ब्लंट भी आप जानते हैं कि उसका भी एक फैन फॉलोइंग है और वो एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। और लेकिन उस मूवी के अंदर सिकारियो का रोल जो बेनिसियो डेल टोरो ने प्ले किया, मूवी के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं लेकिन वो सबको ओवरशैडो कर गया। मेरा ख्याल है मैं अगर उस पे बेनिसियो की तारीफें करना शुरू की, बोलना शुरू करूं बहुत सी उन्होंने, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, लिस्ट है 77 से अब तक लंबी लिस्ट है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ना
मूवीज से हटते थोड़ा हैं, थोड़ा सा हटते हैं, हटते क्योंकि हैं। हमने मूवीज काफी डिस्कस कर ली है, बिल्कुल। पाकिस्तान की भी, फिर हमने कुछ इंडियन डायरेक्टर की भी बात की, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। साथ हमने ब्रिटिश की जो यूके में रिलीज हो रही मूवी उसकी भी बात कर ली। आप पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से बात ना करें? हाँ जी, पाकिस्तान में ड्रामे करने वाले बहुत लोग हैं। वो तो आप हैं, मुझे पता है। अच्छा, मैं बहुत से लोग बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं अकेला आपको मैं ही नजर आ रहा हूँ? देखिए इस टाइम आप बैठे अच्छा चलो ठीक है, मैं ये क्रेडिट ले लेता पाकिस्तान में ड्रामे करने। हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जब ड्रामे की बात आती है ना, तो पाकिस्तानी ड्रामे का जो दुनिया में इस वक्त मुकाम है ना, वो ये जो हॉलीवुड का मूवीज में मुकाम है। आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। आप देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जितना साउथ एशिया का जो पूरा रीजन है, पाकिस्तानी ड्रामे बड़े पॉपुलर हैं। इवन दो कनाडा में जब एक दफ़ा ये टोरंटो के अवार्ड्स हुए थे, तो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस गई थी ना, ये एक्टर्स गए थे रेड कार्पेट से, इतनी आवाम आई हुई थी, यू कांट। और वो खुद कह रहे थे कि मैंने उसमें सज्जल का ही इंटरव्यू सुना, उसने कहा आई डिडंट नो कि लोग यहाँ पे भी हमें इतना प्यार करते हैं। तो इट मीन्स कि पूरी दुनिया में एक पॉपुलैरिटी है। मुझे ये बताएं कि आप देखते हैं ड्रामास? वैसे मैं ड्रामास कम देख पाता हूँ मसरूफियत की वजह से, और सच्ची बात ये कि आप ड्रामा करने में मसरूफ होते हैं ना? ड्रामा जिस तरह हमने बात देखें, हम ड्रामा करते हैं तो बहुत सारे लोगों का काम चलता है। आप भी किसी वजह से यहाँ बैठी हैं। देखिए ये कोई ड्रामा नहीं हो रहा। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट आजकल कौन सा ड्रामा? अच्छा, एक वैसे तो बहुत से ड्रामाज हैं, और मैं खुद भी एक ड्रामा हूँ। लेकिन मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन चले अब आप कह रही है तो। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये तो एजाज की बात है ना कि ड्रामा में एक्टिंग बड़ा डिफिकल्ट है, शूटिंग्स और ये वो। आप मुझे ये बताएं कि आप मज़ाहिया वाला ड्रामा है या मकरो फ्रेब वाला ड्रामा है? दोनों ही नहीं है बेसिकली, मकरो फ्रेब उसमें है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं है, कुछ ज्यादा ही है। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपने फेवरेट ड्रामे की बात कर रही हैं। आप मुझे कह रहे हैं, मेरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि आपने कहना कि मैं भी एक ड्रामा हूँ, तो मैंने आपसे देखिए मेरे ख्याल से ये शो मेरे पे नहीं हो रहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आपको काफी भूख लगी हुई है ना, तो मेरे ख्याल से हम जल्दी जल्दी शो, वो भी आप मुझे खाने नहीं दे रही। हाँ तो नहीं, देखिए मैं ड्रामा जो है वो भूखा आप कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं ड्रामा होता है, नहीं? चले मुझे आप अपने फेवरेट ड्रामे के बारे में। अच्छा, ड्रामा तो मुझे बहुत से फेवरेट रहे हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, लेकिन अभी जो आजकल जो चल रहा है ना ट्रेंड पे, और जो मुझे पर्सनली उसमें कुछ चीज़ें बहुत अपील की हैं, वो है, आप तो क्योंकि देखते नहीं है तो अब हिंट वाला काम तो हमने करना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आपकी मेहरबानी। वैसे मैं देखता भी, ऐसी बात भी नहीं कि मैं नहीं देखता। उसमें अच्छा, आप अगर नहीं भी देखते ना, तो मैं आपको जब उसकी स्टोरी लाइन बताऊंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ डिफरेंट टाइप का ड्रामा है जो मुझे अपील किया है। अब उसमें सबसे पहले ड्रामा जो है ना, वो उसका नाम है मेरे हमसफर। मेरे हमसफर, हाँ, हम टीवी पे आ रहा है आजकल। अब मेरे हमसफर में जो लीड कैरेक्टर्स है ना, लीड कैरेक्टर्स का तो आप गेस कर सकते हैं, वो तो आप पाकिस्तानी कैरेक्टर्स, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जानते हैं। शायद आपने उनके जो मेल हैं उनके बहुत से गाने भी सुने होंगे, उनकी एक्टिंग भी देखी होगी, वो सिंगर और वो सिंगर भी हैं, और उनका बड़ा एक फेमस ड्रामा हुआ था उडारी, भी बहुत फेमस था। आप फरहान की बात कर रही हैं? फरहान से देख लें फिर, ऐसी बात भी नहीं कि मैं ड्रामे नहीं देखता, मैंने उडारी भी देखा हुआ है। अच्छा, उडारी वाज अ वेरी बड़ा अच्छा बड़ा उडारी को लोग वैसे तो शायद एहसन के हवाले से याद करते हैं, लेकिन मैं समिया के हवाले से याद करता हूँ। हाँ, आपकी फेवरेट, देखिए हर कोई किसी की फैन फॉलोइंग, कोई फरहान की वजह से देखता होगा, कोई एहसन की वजह से, मैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग समिया की वजह से, कोई समिया की वजह से। तो ये चीजें तो देखिए, जब एक मेल फीमेल एक्ट्रेस की बात करता है तो जरूरी नहीं कि उसकी खूबसूरती ही की वजह से उसको लाइक कर रहा हूँ। मैं उनको बड़ा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। आपने मैंने कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए। देखिए ये तो फिर अब ये आर्ट, इसी को तो आर्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हमजा है, बेसिकली जो फरहान है, वो हमजा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और जो फीमेल हैं, फीमेल बड़ी दफा वो मतलब वायरल होती रहती हैं अपनी, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है वो।
देखें ये वो माइंड ना कर जाए। नहीं, आपने नाम तो लिया नहीं, इसलिए मैंने तो किसी को नहीं कहा। अच्छा हाँ, ये तो है, जनरल स्टेटमेंट ये तो है। अच्छा वो बड़ा उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था, उन्होंने एक डब स्मैश बनाई थी जिससे उनको फेमसिटी मिली। क्या बनाई थी सर? डब स्मैश एक होती थी ना ऐप, अब तो टिकटॉक आ गई है, तो उन्होंने वो बनाई, वहां से उनको कॉल आ गई थी। ओके। तो वो फिर वहां से तब से अपने ड्रामास वगैरह कर रही हैं, मूवीज भी कर चुकी हैं, इवन हमजा बासी के साथ एक मूवी कर चुकी हैं वो। आप जल्दी से बता तो रहे। अब उनका नाम जो है वो मेरे ख्याल से आप नहीं पहुंच पा रहे। चलिए आप बताएं तो सही। हानिया आमिर। ओह हानिया आमिर और फरहान। अच्छा सबसे मजे की बात है, हानिया और फरहान की केमिस्ट्री बड़ी इसमें मैच करी। इससे पहले हम मेरे ख्याल से थोड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है इस ड्रामा। देखिए पाकिस्तानी ड्रामा में केमिस्ट्री अगर मैच कर जाए ना, वो लोगों को एक्सेप्टेड है। फिजिक्स मैच कर जाए ना, वो नहीं एक्सेप्टेबल। देखिए ये आपने बड़ी मजे की बात और की है। बायोलॉजी तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, और बड़े मजे की आपने वैसे केमिस्ट्री तो ठीक है। केमिस्ट्री तो ठीक है। लोग जरा ना फिजिक्स मुझे लगता है मुश्किल होती है, बायो तो वैसे ही सर से गुजर जाती है, उनको समझ नहीं आती, तो वो उसको हम हॉलीवुड तक ही रखते हैं हम। उसके लिए तो लोग फिर पाकिस्तानी ड्रामा से निकल के हॉलीवुड चले जाते हैं। हाँ वो हॉलीवुड। अब आहद मीर को ही देख ले। बिल्कुल जी, लेकिन दैट्स आल्सो अ प्राउड मोमेंट एज अ स्टार, ही इज मेकिंग इंटरनेशनल जोक्स अपार्ट, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसमें जो स्टोरी है, अच्छा वैसे पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ ना, उनसे मुझे एक गिला है छोटा सा। वो ये होता है कि उनकी जो स्टोरी लाइंस होती है ना, वो डोमेस्टिक घर के जो मसले हैं उनको बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके, सास बहू नंद, बंदे की दो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, अव्वल दो होते भी होंगे पता नहीं, लेकिन ये कि उसमें बड़ा उन्होंने दिखाया होता है इस तरह। मतलब मैंने नहीं कभी सुना कि बंदों के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या ये अब आप देखिए मेरी बात सुने। मैं तो आपसे पहली तरह सुन रहा हूँ मैं। आप सब लोगों में ना बैठा करें। अच्छा हाँ बिल्कुल, अपनी कंपनी चेंज करें। देखिए फिर आपको सोसाइटी के इश्यूज का नहीं पता। अब ऐसी कोई बात नहीं, देखें मेरे ख्याल से आप ऐसे बंदों में बैठा करें। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बैठ जाया करूंगा। नहीं ये ना हो क्या पता चले शो के बाद आप नहीं, मैं उनको भी सीधे रास्ते पे लगाऊंगा ना जी। हाँ, ये ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखा रहे होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक अलग ही सीन दिखा रहे होते हैं, मतलब इस तरह की चीजें ना बहुत घसीटी हैं पाकिस्तान ड्रामा। इसमें जो मुझे, इसमें भी इस तरह की कुछ हैं कैरेक्टर्स, कुछ इस तरह की स्टोरी है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर और मेन चीजें जो मुझे लगी हैं, जो हाला और हमजा का है, एच स्क्वायर, हाला हमजा उसमें जो नाम है, फरहान और हानिया की जो केमिस्ट्री है, उसमें ना बड़े मजे की बात है। सबसे पहले तो ये होता है कि वो पहले एक कैरेक्टर नहीं थे, ठीक है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो हाला होती है, बेसिकली हानिया आमिर के फादर ने बाहर शादी की हुई होती है, और ये भी एक सोसाइटी का इशू है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। बाहर से शादी करने से मुराद, उसने बाहर की लड़की के साथ शादी की होती है जिसकी कोई, मतलब आप कह रहे हैं कोई फॉरेनर से शादी की होती है, फॉरेनर से शादी की होती है। तो जब बेटी हो जाती है ना हाला, तो दोनों को छोड़ के चली जाती है। अच्छा, दोनों को छोड़ के चली गई। अब उसके बाप ने जो दूसरी शादी की है ना, वो हाला को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसने नहीं किया। तो वो फिर ऐसा करता है कि वो अपने भाई के घर ना, वो उनका एक साझा खाता है, जो इस तरह होता है शरीकों में कि एक घर है, 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, उनका आपस में। मेरा ख्याल ये बड़ी रियल लाइफ स्टोरी, इस तरह के वाकयात होते हैं। अच्छा वो है तो वो ना उसको वहां छोड़ जाता है और पैसे वगैरह भिजवाता रहता है उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी चीजों के लिए। अब बाप तो बाहर चला गया, अब वो उसकी सारी जिम्मेदारी है उसके अंकल और आंटी के ऊपर, ठीक है, उनकी ताई जान के ऊपर और तायाबू के ऊपर। अब ताई जान ताया जान जो है ना, वो उसके साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रहे होते हैं। ओहो, मतलब कि उसको बिल्कुल उन्होंने नौकर बनाया हुआ है, उनकी अपनी बेटी है। ये आपसे फिर जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ओह सॉरी मैं भूल गया। जी आप अपनी बात जारी रखिए। ये आप भूले नहीं है, ये आपको ना काफी मुझे लगता है क्रैफ करे। देखिए खाना खा के आया करें प्लीज। मैंने आपको बताया था कि मैं अंडा पराठा लेके आया हूँ, हाफ कर लेते हैं। अच्छा निकालेगा चले प्रोग्राम के बाद निकाले उसको जरा गरम शरम करा के हम आराम से खाते हैं। अच्छा चलिए ठीक। तो मंगाऊं फिर मैं अंडा पराठा? भूख तो वैसे मुझे बहुत लगी हुई है, लेकिन अब आप तो हम ये क्यों नहीं खा रहे भाई? आप इसकी बात ना देखिए, ये प्रॉप्स के लिए हमने रखे हुए हैं। वैसे मुझे या तो ये असली नहीं है, अगर ये असली था ना। नहीं अभी आपने खाया है, क्या लगा है आपको? मुझे प्लास्टिक लगना शुरू हो गई इतनी देर आपने इसको रखा है। आप भी होश तो नहीं होने? मैं अभी आपको बताता हूँ। ये खाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये वाला मीठा है वैसे। पाकिस्तानी आवाम जो है वो कोई भी चीज उनके सामने पड़ी हो तो वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही। मेरी बात सुन, जितनी देर से पड़ी है ना, आपको पता है पॉइजनस भी हो सकती है।
आप 1 मिनट ठहर, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। मेरी वाली तो ठीक है। अच्छा जी, आप क्या कह रही थी? आप जो है वो आपने फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने सिप ले लिया। देखिए अगर इसको कुछ होता है और मैं खा भी नहीं रही, यकीन करें मुझे कुछ नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आती, जब भी मैं संजीदगी से शो कर रहा था तो आप दरमियान में ये खाने पीने की बातें क्यों शुरू करते थे? हम शो पे क्यों नहीं बात कर रहे? हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि आपका पेट आपको बार बार कहता है कुछ खाओ फहद, कुछ खाओ। इतना अच्छा ड्रामे की स्टोरी मैं सुन रहा था और आपने दरमियान में ये खाने पीने की बात शुरू कर दी। छोड़े अंडे पराठे को, हम ड्रामा बताएं। कितना बुरा लगेगा, हालांकि कैरेक्टर को कितना बुरा लगेगा कि उस मजलूम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये जो इंसान है इनका खाना पीना नहीं खत्म हो रहा। देखिए इंसानी ये जो इंसानियत है, अब ये कहना चाह रही है, वो तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आप 1 मिनट जाया कि बगैर मुझे बताया कि इंसानियत से मुझे याद आया, हमजा के अंदर भी बहुत होती है, ठीक है। अब होता ये है कि वो उसके साथ सलूक कर रहे हैं और हमजा जो है वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने गया हुआ है, उसकी एंट्री थोड़ी देर बाद में होती है। मैंने आपको जरा पहले बता दिया कि फरहान और हाला मेन है, लेकिन ये कि उसकी एंट्री जरा बाद में होती है। आपने हमेशा मुझे पहले बता देना करना। नहीं, अच्छा चले ठीक है, आगे बताएं। तो उसने होता ये कि वो ऑस्ट्रेलिया गया होता है, अब उसके साथ सलूक किस तरह करते हैं कि चाय ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, बड़े बदतमीजी के साथ सलूक, हाँ इस तरह। लेकिन उनकी दादी जान होती हैं, वो हयात होती हैं, तो दादी जान उससे बहुत प्यार करती होती है, दादी जान अपने रूम में लेटाती हैं, सारा इस तरह का सारी होता है। अब कहानी में ट्विस्ट वहाँ से आता है, थोड़ी सी रियलिटीज तब खुलना शुरू होती हैं जब हमजा ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है पढ़ के। ये चीज ये देखे ना, हीरो अब आया, मजा आया ना, आता है और सबके गिफ्ट्स खोल रहा होता है। मैं दादी जान आपके लिए ये लेकर आया हूँ, अम्मी के लिए ये लेकर आया हूँ, फलाने के लिए ये लेकर आया हूँ। तो हाला ना कोई चीज लेकर आ रही होती है तो ला के रखती है, मेरे ख्याल से चाय होती है, वही काम अपने रूटीन के करी होती है। तो हमजा कहता है 1 मिनट रुको हाला, अपना गिफ्ट तो ले लो। तो एवरीबडी इन द हाउस ऐसे, इसने गिफ्ट क्या करना है, मतलब जाहिर सी बात है वो उसको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनका वही बिहेवियर, वही उनके एक्सप्रेशन। बताएं गिफ्ट क्या दे। तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और वो गिफ्ट तो मैंने नहीं देखे क्या थे, मुझे याद नहीं है उसने क्या गिफ्ट। यहाँ से प्लॉट वीक है ना, मैं समझ रहा था कि एकदम अपना दिल निकाल के उसको पेश कर देता है बतौर गिफ्ट के। नहीं, वो देखिए दिल पेश करता है या नहीं, हो सकता है ना पेश करता, आपको क्या पता, जब आपने ड्रामा देखा ही नहीं है। तो भैया आप मुझे बता रहे हैं, देखिए वही टिपिकल स्टोरी ले ना, आपके आते ही दिल दे दिया। इतना हर लड़का दिल फेंक नहीं होता कि हर दफा आते ही लड़का जो है आपने खुद कह के ट्विस्ट यहाँ पे आता है, ट्विस्ट यहाँ पे क्या आता है, आने नहीं दे रही। देखिए यही तो आर्ट है। अच्छा चलिए ठीक है, वो गिफ्ट एक सीक्रेट गिफ्ट होता है, आगे मुझे बताएं। अच्छा गिफ्ट सबके सामने देता है, सीक्रेट नहीं होता, गिफ्ट देता है और उसके बाद से यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। अब ना हमजा उसके राइट्स के लिए बात करता है, हमजा भी उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो घर के बाकी लोगों को ट्रीट करता है। ये बात उसकी ताईजान को ज़्यादा, हमजा की मदर को बड़ी बॉदर करी होती है क्योंकि उसने कभी उसको वैसे ट्रीट नहीं किया होता। घर से निकाल देती है इल्ज़ाम लगा के कोई हाला को, वो रोड्स पे देखता है हमजा हाला को और उसको घर ले आता है। वो जब लेके आता है तो सारे बड़ा गुस्से से बिहेव करते हैं उसके माँ बाप दोनों, लेकिन हमजा कहता है ठीक है मैं इसको जहाँ लेके जाना होगा ना, वो कहता है अगर इसका कोई रिश्ता होगा ना, उसके अब्बू कहते हैं, तो ये इस घर में रह सकती है, किसी रिश्ते के बगैर ये नहीं रह सकती। बीच में ये भी होता है कि कांस्टेबल मैन होता है जिससे उसका बाप उसकी शादी करवाना चाहता है, हालांकि लेकिन हमजा स्टैंड लेता है इस तरह से। हमजा कहता है ठीक है रिश्ते के बगैर नहीं रह सकती, मैं चलना फिर। अच्छा लेजेंड है। अच्छा मस्जिद आगे से ड्रामा पंजाबी में शुरू हो जाता है? नहीं होता तो उर्दू ही है। अच्छा सॉरी, मैं आपको बता रही ना। अच्छा तो नहीं तुसी पंजाबी की समझे आए। मैं तो मुश्किल से पंजाबी बोलता हूँ जरा थोड़ी। नहीं मैं भी वैसे फ्लो में बोल लेती हूँ। अच्छा ठीक है वैसे। अच्छा तो वो जाते हैं और किथे मस्जिद में ले जाता है उन्हें, मस्जिद उठ जाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, तो पूछता है बाहर खड़े होके, वो हाला थोड़ी घबराई हुई होती है कि क्या हो रहा है, हाला तो करो करने एक ही करने लग गया, ये क्या करने लग गया। वैसे मैंने इंग्लिश सुना था कि जब उर्दू इंग्लिश मिक्स करके देखिए जी ये हमारा स्टाइल, हमारा ये नया हमने एक नया स्टाइल बनाया जी, उर्दू और पंजाबी को मिक्स करके। अच्छा वो बड़ा उसमें वो जाता है और वो कहता है कि तुमने और भी तो किससे शादी करनी है तुम्हारे, इस दौरान का एक एक ही होता है कि हमजा हानिया आमिर से कहता है कि तुमने किसी ना किसी से शादी करनी है, मेरे से कर लो। अच्छा ठीक है तो वो उनकी शादी हो जाती है। वैसे ये कोई मजे का प्रपोजल नहीं है, निकाह करके ले जाते हैं। लेकिन आगे जो उनकी जिंदगी में एक पूरा आप देखें, मेरे हमसफर लाइफ पार्टनर के हवाले से नाम भी ऐसा है, और इसमें जो चीज मुझे अच्छी लगी है ऑन अ सीरियस नोट कि हस्बैंड एज अ कजन, देखिए माँ बाप दिमागों में नफरतें डाल रहे हैं, ये होता है, और कजन भी एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं, उनको भी लगता है कि यार ये क्या है,
वो उसको इतना सपोर्ट करता है एज अ हस्बैंड, अच्छा। वो बचाता है, उसकी कोशिश करता है, उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। उस बेचारी को ऐसे रखा होता है, उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं, उसके कपड़े भी नहीं लेके देते होते हैं, ये वो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक होता है। वो हर टाइम डरी हुई और उस तरह के करेक्टर में होती है, क्योंकि हर टाइम उस पे जो सबा हमीद का करेक्टर करी ना इसकी मदर, जो ताई जान है, वो चीखना चिल्लाना और ये वो, सबा हमीद, शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्कुल, और वेरी सीनियर, वेरी डाइवर्स, वेरी सीनियर। बिल्कुल। तो वो ना बेचारी उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। उसको जिस तरह एक उनका बड़ा मजे का सीन मुझे लगता होता है कि वो ऐसे शीशे का खड़ी खुद को देख रही है, तो हमजा पीछे से आता है, कहता है कि मैं सोचता हूँ कि खूबसूरत लोग जब खुद को चेहरे शीशे में देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। बिल्कुल मेरे वाले डायलॉग। अच्छा। आप, मुझे लगता है काफी इंस्पायर है, आपने कहीं ना कहीं मूवी देखी होगी, वहां से इंस्पायर हो गए होंगे। नहीं, अगर आपकी तरफ हम बाद में आते हैं, फिलहाल हम हमजा और उसकी बात सही। करें। तो इस तरह के कैरेक्टर्स वो चलते हैं, उसको बिल्कुल लेके चलते हैं। अच्छा, इन द एंड अब नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग, और अभी उसका आना है लास्ट एपिसोड, तो उनके अब कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं आपस में, लेकिन ये है कि जिसमें कामयाब हो रहे हैं थोड़े। हाँ, थोड़े कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि चूंकि हालांकि तबीयत खराब होती है, अच्छा इसमें ये भी होता है कि उसके फादर फिर वापस रिटर्न होते हैं, ट्विस्ट एक ये भी है, जो आते हैं हालांकि अबू, मतलब हानिया मेरे को फादर, हाँ, वो अपनी एक बेटी के साथ आते हैं, ठीक ठीक, बेटी के साथ आते हैं, और उनकी एक और बेटी है अब, और वो उसके साथ आते हैं, और उसकी दादी जान की, अच्छा दादी जान की बीच में डेथ हो जाती है। जब दादी जान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हाला के लिए, हाँ, एक ही प्रोटेक्शन जो उसको पूरे घर में नजर आती थी, या हमजा उन दिनों में उससे थोड़ा सा ना खिंचावा होता है, क्योंकि उसके खिलाफ ना एक साजिश की हुई होती है। हालांकि देखिए, आपने इतना अच्छा मुझे ड्रामा सुनाया, तो मैं उससे कुछ लेसन्स लेने की कोशिश कर रहा था, और कुछ देने की भी कोशिश कर रहा था लेसन। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस ड्रामे की क्या लास्ट एपिसोड? नहीं, 29 सितंबर को इसका मतलब है कभी हमें नहीं पता चलेगा कि ड्रामा कंक्लूड कैसे होता है? हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ड्रामा, नहीं, ओहो, ये तो आपने बड़े सस्पेंस में डाल दिया। अब आपको देखना पड़ेगा, इसको डाला है, देखना पड़ेगा, मैं जरूर देखूंगा। और आपने मेरा सारा मसला हल कर दिया। पिछली सारी एपिसोड तो आपने मुझे वैसे ही सुना दी, अब तो मुझे सिर्फ एक एपिसोड देखनी। ये तमाम उन लोगों के लिए, जिस तरह आपको पता चल गया, ये तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा, उनको स्टोरी लाइन। सबसे मजे की चीज, इफ यू वांट टू गेट मैरिड, आपको देखो कि हाउ टू डील विद योर वाइफ। सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है, इफ यू वांट टू गेट मैरिड, तो आप ये वाला ड्रामा देखें और फिर आपको पता चलेगा। द केमिस्ट्री बिटवीन फरहान एंड हानिया, द सपोर्ट, द कॉन्फिडेंस ही गेव टू हर, दैट्स अमेजिंग मेरे ख्याल से वो। अच्छा, अब हमने ड्रामास की बड़ी बात कर ली है, हमने, मुझे आप ये बताएं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है स्टारडम, और हम स्टार्स की बातें कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी रिसेंटली कोई ऐसा टैलेंट जिसको स्टारडम मिला हो? हिंट है म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत लोगों को मिला है, मुझे कोई एक बताएं। श्रेया गिल। ओह, कैसे पूछ लिया आपने? अगलावा मजबूरी आपने सुना था गाना? अगलावा मजबूरी नु, आगे क्या था? जहर बने। असल में ना मेरे साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम है, मुझे लिरिक्स बोल जाते हैं, ट्यून याद रह जाती है। अच्छा, वो हमारे प्रोड्यूसर साहिबा कह रही हैं कि हम ना गाएं, मैं इसलिए तो रुक गया था, मैंने देख लिया था उनका इशारा, उन्होंने कहा गाना ना गाएं और जो मर्जी कर लें। मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से शायद आपको कहना चाह रही हूँ, और चाह रही हूँ मैं अकेला गाऊं, लेकिन मेरा ख्याल है चले हम दोनों रुक जाते हैं। You're playing smart, right? अच्छा, जो श्रेया गिल का भी आपने नाम लिया और कसूरी का नाम लिया है, तो ये गाना जबरदस्त किस्म का पूरी दुनिया को देने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो कोक स्टूडियो है। ये क्रेडिट आप उनसे नहीं ले सकते। और कोक स्टूडियो के जो एल्बम्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, उसकी एक अपनी क्लास है। तो आप मुझे बताएं कि पसूड़ी के अलावा कोई मुझे बताएं जो कोक स्टूडियो का आपका फेवरेट सॉन्ग हो। पसूड़ी के अलावा, अच्छा पसूड़ी में अली सेठी भी है, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? अली सेठी को मैंने पसूड़ी में देखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सिंगिंग, हिज अटायर, द होल कॉन्सेप्ट, the way he becomes part of that concept, the way he's performed, and absolutely his singing. मुझे पहले नहीं पता था कि वो इतना टैलेंटेड सिंगर है। और श्रेया गिल तो ऑब्वियसली वो तो है ही है, वो तो दुनिया ने जिसे रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, इसमें पसूड़ी गाना सबने सुना, कई दफ़ा होता है हम लिरिक्स को इतना गौर नहीं कर रहे होते, लेकिन अच्छा पसूड़ी की जब हम बात करते हैं
तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड पसूड़ी को बड़ा एक बूम मिला है और ये बिल्कुल कुछ दिनों में ही जो है बहुत फेमस हो गया था। और फिर श्रेय गिल जाके बाहर भी कॉन्सर्ट्स और बड़ा ऐसा, तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी आपका पहला ही इस तरह का गाना। और अच्छा, मैंने सुना है कि जो श्रेय गिल है वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और ये उसका शायद पहला सॉन्ग था। हाँ, सोशल मीडिया पे वैसे वो थोड़ी थोड़ी वीडियोस अपलोड किया करती थी, कुछ ऐसी फ्रेंड्स का इस्लाम जैमिंग वगैरह, लेकिन ये जो ब्रेक थ्रू मिला है और ये सारा ये कोक स्टूडियो से उनको। अच्छा, इस पसूड़ी गाने में थोड़ा सा अगर हम इसके थीम की एक लाइनर बात कर लें, जो रिलेशनशिप्स की कम्प्लेक्सिटीज होती हैं या फिर उसमें आपको जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जिस तरह कहता है कि आना सी हो नहीं आया, वाह, दिल, इस तरह की चीजें, वो बड़ा एक मेरे ख्याल से बड़े लोगों के लिए रिलेटेबल है आजकल। तो आना सी हो नहीं आया, दिल बार बार दिल नहीं, मैं नहीं गा अच्छा, रही, चलो देखें ठीक है। प्लीज आप ऐसा ना करें। अच्छा चलो ठीक है। तो अच्छा, और कुछ आपने बताइए। मेरा फेवरेट पूछा। और अच्छा, कोक स्टूडियो का एक गाना है और मैं जब भी उसको सुनती हूँ, अब यकीन करें आपको जितनी मर्जी टेंशन है, वो एक डिवाइन के साथ आपका और एक आपका अपने साथ, क्योंकि जब आपका अपने साथ कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जुड़ता है ना ऊपर जाके, वो गाना आपको झूमने पे मजबूर कर देता है। और नन अदर देन तू झूम 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 पीड़ा दूं मैं सीने। तो आप ये भी तो देखे ना, सिंगर्स कौन है? क्या बात है, वही मैं अभी आपको कहने लगी थी। लिविंग लेजेंड है। बिल्कुल, मैम आबिदा परवीन और मैम नसीबो लाल, लेजेंड्स। क्या और फ्यूजन है उनका, क्या और उनका, क्या गाना है, बंदा वाकई झूमना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और पीस विद योरसेल्फ का जो कांसेप्ट देते हैं ना कि वो कहते हैं ना, उसमें लाइन है कि सारी खुशियां मिल जावन तो पीछे की रह जाना है। हम भागते हैं ना चीजों के पीछे, और इस तरह से तो ये गाना मेरे ख्याल से द स्ट्रगलिंग पीपल और एवरीबडी इन द सोसाइटी स्ट्रगलिंग राइट नाउ, तो ये अच्छा कोक स्टूडियो ने इस दफ़ा जितने भी गाने किए हैं सबका एक डिफरेंट किस्म का वो है, वो या तो स्ट्रगल से है या रियल लाइफ की कोई ना कोई चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। मतलब वो बिल्कुल एक फैंटेसी टाइप गाने नहीं है और इसलिए भी लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। कोक स्टूडियो का ये वाला वॉल्यूम भी और पहले भी जितने वॉल्यूम्स गए हैं उसके अंदर ये बात थी कि जो सॉन्ग्स थे ना उनके अंदर स्टफ था, बड़े मीनिंगफुल सॉन्ग्स थे, उनमें फिलॉसफी थी, डेप्थ थी। और फिर अबव ऑल जो हमारी क्लासिकल स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने इन्फ्यूज किया आज के पॉप और मॉडर्न और रैप और इस तरह के जॉनरास के साथ, और जो चीज़ सामने आई फिर आपने देखा कि दुनिया ने उसको कैसे अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। और म्यूज़िक इंडस्ट्री अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कोक स्टूडियो की हम बात करें तो ये बड़ी जल्दी डेवलप कर रही है और मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में हम ये कह रहे होंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी वन ऑफ द टॉप। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी हियर। एग्जैक्टली। मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो पिछले कई सालों से एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं और जबरदस्त किस्म के सिंगर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री ने। आप देखें जो नुसरत फतेह अली खान साहब थे, मुझे ऐसे लगता है कि ये ना वहां से समहाउ ना ये एक प्रोसेस ट्रिगर हुआ, क्योंकि उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कव्वाली को और फिर पॉप को एक फ्यूजन, क्लासिकल को फ्यूजन के तौर पे पेश किया और पूरी दुनिया ने जिस तरह से उनको फिर अप्रिशिएट किया और जिस तरह से उनको उस्ताद माना, और उसके बाद फिर उनके जो डिसाइपल है राहत फतेह अली खान आजकल जिस तरह वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, फिर आप देख लें आतिफ असलम को आप देख लें, तो ये सारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल इसमें कोई यानी खाली पाकिस्तान में नहीं, बरसीर पाको हिंद में, यूएई में, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में इनके जो फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में ऐसे है। और अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह के गानों की जो शायद हमें फिर भी थोड़े बहुत समझ आते हैं। पंजाबी का गाना पसूड़ी हो गया, और पंजाब क्योंकि पंजाब में यहाँ लोग रहते हैं, पंजाबी बोलते भी हैं। हमने बात करी तो झूम की, वो भी समझ आता है। एक ऐसा गाना जो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान में है और उसमें सिर्फ चंद उर्दू के अल्फाज है का, और लोगों ने उस पे आप कहते हैं ना कि उसकी एक आपको धुन में आप बिल्कुल ही देखिए एक उस पे चले जाते हो, वो वाला सीन। कना यारी में कोई खास बात है, मुझे उसके अल्फाज का मफहूम नहीं पता, लेकिन ना मुझे ना वो बड़ा कुछ सुपर नेचुरल सा एक्सपीरियंस लगता है। और उसमें खास तौर पे जो फीमेल रैपर है उसका जो स्टाइल है वो हिजाब करती हैं। हाँ, मैंने एवा बी, हाँ, वो करके हिजाब, और बलोची सिंगर है वो करती है। फिर इसमें कैफी भी हैं और ये तीनों बलोचिस्तान के सिंगर हैं। इसमें वहाब
अली कुत्ती, जिनका अभी बड़ा उनके साथ इंसिडेंट हुआ था कि जब सैलाब आया तो फिर उनको आर्मी ने जाके उनको किया, तो ये इस तरह के। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ, मैंने इसके थोड़े से लिरिक्स की ना ट्रांसलेशन पढ़ी थी। वो कहते हैं ना कि कन्ना यारी गद्दारी, जो यारी में गद्दारी की जाती है ना, उसके आगे वो कहता है देयर इज नो लव है। अच्छा। वो उस चीज को उन्होंने किया हुआ है। वो हर लाइन में कन्ना यारी गद्दारी से अगली जो लाइन है उसका मफहूम ये बार बार आता है कि देयर इज, ये गाना बेसिकली डिसेप्शन पे है, डिसेप्शन पे है। और दी बी फ्रेंड, वो कहते हैं कि आपकी जो आपको बिट्रेयल मिला है, बिट्रेयल पे रिसीव किया गया है, एग्जैक्टली बिट्रेयल किया गया, उस पे ये सारे लिरिक्स। मुझे हर लिरिक का अलग अलग तो मीनिंग मुझे इस तरह से याद नहीं, लेकिन जिसका होल कॉन्सेप्ट है ना वो इस तरह से है। और आप यकीन करें, इसलिए मुझे लगता है कि ये इसलिए भी हम लोगों को ज्यादा अपील कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर रहे हैं। हमें कोई चीज नहीं भी समझ आ रही ना, लेकिन कन्ना यारी गद्दारी, और इससे अगली लाइन भी जो है वो मेरे जहन में अब उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन वो लाइन भी आपको कहीं ना कहीं ये सॉन्ग का उसका जो एक ट्यून है, उसका जो रिदम है, हाँ। और जिस तरह से जो लीड सिंगर है उसने उसका जो रैप की है वो एक ऐसी है कि वो उसकी यूनिवर्सल अट्रैक्शन है कि आपको वो लैंग्वेज नहीं भी आती ना, आप फिर भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज, क्योंकि बलूची खुद को थोड़ा सा अलग समझते हैं मेरे ख्याल से, कोक स्टूडियो में अपने अगर कल्चरल पॉइंट ऑफ से देखें ना, हाँ। उनका एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है। मतलब बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान के अंदर एक डाइवर्सिटी है कल्चर के अंदर, और जिसमें बलोचियों जैसा खूबसूरत कल्चर भी। आप देखें ना, इवन हमारे यहाँ लोग जो उनसे खासतौर पर खवातीन बड़े खास इवेंट पे जो उनसे ना, कभी बलोची चादर, कभी बलोची टोपी, इस तरह की चीजें पहनना बड़ा पसंद करती हैं। बिल्कुल करती हैं, और हम जब भी जाते हैं इन इलाकों में हम खरीद के लेके आते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि कोक स्टूडियो चूँकि एक बड़ा एस्टैब्लिश हो चुका है पाकिस्तान का, उसमें बलोची, पंजाबी, हर ज़ुबान को जिस तरह वो लोग लेके चल रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस का जो प्रमोशन है इस तरह, क्योंकि आप देखें आर्ट है कोई भी है, चाहे वो कोई मूवी है, वो म्यूजिक है, उसके जरिए आप आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करते हो ना, तो ये प्रमोशन भी हो रही है लैंग्वेजेस की। लेकिन आपने एक ऐसा सॉन्ग है जिसको शायद डेलिबरेटली नहीं कहा, ये आप करने वाली है, लेकिन मेरा वो बड़ा फेवरेट है। कौन सा? पीछे हट। पीछे हट, हाँ आप बड़ा सुनते हैं। मुझे जरा सिंगर का नाम बताइएगा। हसन रहीम। एग्जैक्टली, हसन सिंगर है, और उसके अलावा तलाल कुरैशी और जस्टिन बीबीस ने, बिल्कुल। देखिए कोक स्टूडियो ने बहुत सारे लोगों को स्टारडम दिया है, जिनमें से जस्टिन बीबीस का नाम भी अगर मेंशन ना करें तो ज्यादती होगी। बिल्कुल ऐसे ही एक बहुत अच्छा, हसन रहीम के हवाले से 2020 में इनको दुबई में एक म्यूजिक के लिए अवार्ड हुए थे, तब इनको ब्रेक थ्रू का मिला था। लेकिन जो अवाम में पॉपुलैरिटी है ना, वो इनको इसी सॉन्ग से मिली है। और आपको पता है कि इस सॉन्ग को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है कि रिसेंटली जो सी है ना, वो अमेरिकन एक मिनी सीरीज लॉन्च की डिज्नी प्लस में, अच्छा, मिस मार्वल, उसके अंदर भी ये सॉन्ग फीचर हुआ है। ओह वाओ, ये तो फिर बड़ा प्राउड की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान के जो सितारे हैं, स्टारडम हैं, वो अपना लोहा ना सिर्फ पाकिस्तान में बाहर भी मनवा रहे हैं। और हमने पहले भी बात की कई के हवाले से, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, हमने म्यूज़िक के हवाले से भी बात कर ली, हमने ड्रामा इंडस्ट्री की भी बात कर ली, हमने फिल्म इंडस्ट्री की भी बात कर ली। इस तरह हम मजीद अपने अगले प्रोग्राम्स में भी करते रहेंगे। तो वैसे आप ये बताएं, आप ड्रिंक कौन सी पीते हैं? अब आपका लगता है दिल चाह रहा। देखिए, मैंने एक दफा भी उसकी तरफ नहीं देखा। मैं आपको अपने फेवरेट मशरूब के बारे में बताऊं? मशरूब के बारे में बताएं। ड्रिंक को कुछ भी बेवरेजेस में हो जाए, कुछ भी। चाय। अच्छा, चाय सिंपल ही है, बस मतलब कुछ साथ हो? मैं तो चाय को चाय के साथ पीता हूँ। आप चाय को कैसे पीती हैं? अच्छा, मैं चाय बिस्किट लाजमी। क्या मतलब आप चाय को चाय के साथ पीते हैं? यानी मैं खाली चाय पीता हूँ, बस चाय और साथ कुछ नहीं। अच्छा, मैं अकेले नहीं पीती, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के पी लेती हूँ, या फैमिली के साथ बैठ के पीती हूँ, दोस्त वगैरह उनके साथ। हाँ, दोस्त के साथ या फैमिली के साथ? दोनों के साथ। और दोस्तों के साथ ज्यादा वैसे मजा आता है। और बैठ के पीती हूँ हमेशा। अभी आपने कहा ना, मैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठ के चाय पीती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं खड़े होकर भी चाय पी लेता हूँ। मैं दोस्तों के साथ चाय पीती हूँ, ठीक है। दोस्तों के साथ चाय पीती है? पहले आप कहती हैं मैं बिस्कुट के साथ पीती हूँ। बिस्किट तो आप उसमें डिप करके करते हो ना, दोस्त को मैं उठा के चाय के अंदर डिप तो नहीं कर सकती आप फहद। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप कर सकती, कि मुझे अभी आपकी कैपेसिटी का सही अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं, देख लेते हैं, एक मिनट आप यहाँ बैठे, मैं इसको उठाती हूँ और मैं आपके ऊपर ये ट्राई करके देख लेती हूँ कि हम डिप नहीं, आप मुझे चाय में डिप नहीं करेंगे, चाय को मेरे ऊपर डिप करेंगे। एग्जैक्टली, ये हो सकता है। उसको डंप करना कहते हैं बाय द वे। आई एम श्योर वो बड़ा अच्छा कर लेती होंगी। अच्छा चलो, मुझे आप ये बताएं,
आप हमेशा चाय, Boys जो होते हैं they're always। प्रोड्यूसर साहब बड़े गुस्से से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से चाय से कॉफी की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं कॉफी का मजे की आपको एक बात बताऊं, सर्दियां आने वाली हैं, ठीक है। मैं ना पिछली सर्दियों में एक चीज करती थी और मुझे उससे इतना ज्यादा अच्छा फील होता था, मेरे ख्याल से वो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। दम करने के अलावा। एग्जैक्टली, मैंने कभी किसी के ऊपर नहीं किया। ओके, आई थिंक इट्स अगेंस्ट एथिक्स एज वेल। कुछ लोग होते हैं वो मुंह से पानी निकाल के आपके ऊपर मजाक मजाक में फेंक देते हैं, बट इट्स नॉट एथिकल। बट अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको जरा दूर कर देता हूँ। आप मुझे कॉफी के बारे में बताएं। कॉफी का मैं क्या करती थी कि सर्दियों में ना मैंने बाहर अपनी बालकनी में बैठ जाना, पहले कॉफी खुद बनानी। एक तो सर्दी और ऊपर से बाहर बालकनी में बैठ जाना। अब आप देखें कि उस सर्दी को मैंने कैसे कंट्रोल किया। मुझे पहले सच से बताएं, बालकनी में आप खुद जाती हैं या घर वाले आपको निकाल के अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं? नहीं, मेरे घर वाले जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं निकालते। कि आप अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस मेरे साथ लगा के ना बताएं तो मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं समझता था सबके साथ ऐसे ही होता है। नहीं नहीं जी, हमारे साथ नहीं होता। फहद आपके साथ मेरे ख्याल से होता है। कॉफी की वैसे बात कर रहे हम थे। अफसोस करते हैं बाद में इन सब चीजों का। मुझे नई नई चीजें इस प्रोग्राम में पता चल रही है। कॉफी कॉफी। अच्छा जी, तो कॉफी आपने खुद बनानी है ताकि आपको जरा फील भी आए, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से आपने फील फील के ठीक है। साथ कॉफी बनाने की अलग ही फील होती है, मुझे तो मजा आता है। कॉफी बना देती थी और साथ गुलाब जामुन। मुझे कॉफी साथ गुलाब जामुन, वो हैवी तो होता है। यानी कोक स्टूडियो फ्यूजन। ओह वाओ, क्या बात है। जबरदस्त। तो गुलाब जामुन और साथ ना मेरी मम्मा बड़े मजे का गाजर का हलवा बनाती है। अगर मम्मा ने नहीं भी बनाया तो मैंने बाजार से ले आना ओह, आते हुए। मैंने जाके बैठना है बालकनी में, साथ मैंने कॉफी पकड़ लेनी है, मैंने साथ गुलाब जामुन और साथ मैंने वो गाजर का हलवा खाना है। साथ कॉफी, साथ गाजर का हलवा और साथ गुलाब जामुन। मैं मीठा बहुत शौक से खाती ओह जबरदस्त करती हैं आप। ठीक ठीक। हूँ। जो है आपने ना, मुझे ये नहीं बताया कि कॉफी के जो खुद बनानी है उसमें चीनी कितनी डालनी, चमची खड़ी हो के ना हो। वो आप ऐसा कीजिएगा। हाँ, मीठा बहुत शौक से खाती है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। और मुझे ये भी बता दो उसका टेस्ट करने का तरीका कि अगर मैं वो कॉफी पीऊं तो कितनी चीनी हो कि मेरे होंठ चिपकना शुरू हो के ना हो। ये भी था मुझे डिटेल, तब बेचारा मेरी अच्छी आइडियल कॉफी बने ना। ये आपको ना मैं बना के पिलाऊंगी, फिर मैं आपको। यही तो मैं कह रहा था भाई, आपने पहले कह दिया खुद बनाए, ये कैसी कॉफी में खुद बनाए। ये एक्चुअली ना कुछ लोग होते हैं जिनका काम करने, कुछ लोग काम को एंजॉय करते हैं और कुछ जो होता है उनको होता है बस कोई बना के दे दे। कुछ लोग स्टारडम एंजॉय करते हैं, जो कि हमारा आज का प्रोग्राम भी है। बिल्कुल है और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप जरा स्टारडम से थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ी सी लो पिच पे आ जाए। अभी हम स्टारडम कहाँ, वो लोग कहाँ से कहाँ। और थोड़ी देर के लिए तो मुझे जरा स्टारडम में जाने दे। जाए ना, एक शर्त पे मैं, कहाँ जाना है आपने, जाए। मेरी वही आखिरी वाली बात, एक शर्त पे मैं नीचे आ सकता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम इजाजत लेते हैं और जरा थोड़ा सा इंसाफ करते हैं। क्या ख्याल आप? ठीक है, आप खाना चाहते हैं आप खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। हम अच्छा, वैसे वाकई मेरे ख्याल से हमने काफी बातें कर ली हैं। अब हम कुछ बातें अपने अगले प्रोग्राम के लिए भी रख लें। बिल्कुल, इससे पहले कि लोग खुद में पकड़ के यहाँ से बिल्कुल स्टूडियो से बोल बाहर रहे हैं निकाल कि दें। ये तो बैठ ही गए हैं। वैसे नो डाउट हमें बड़ा मजा आ रहा है और लोगों को भी आएगा। उम्मीद करते हैं आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया होगा। प्रोग्राम हमने पूरी कोशिश की है कि हम प्रोग्राम में अच्छी इंपॉर्टेंट स्टारडम के हवाले से इंफॉर्मेशन दें, लेकिन प्रोग्राम बिल्कुल भी ड्राई ना हो। जी रामीन, आपका क्या ख्याल? बिल्कुल इसी तरह हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको जो कुछ आ रहा है और जिस तरह हमारा जो स्टारडम, हमारे बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर जा रहे हैं, उनसे उनके बारे में बात करें और साथ थोड़ी बहुत हम अपनी गपशप नोक-झोंक तो चलती रहती है। ये चलती रहेगी अगले प्रोग्राम में भी, आप देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे और फहद को इजाजत दें। बाय। खत्म हो गया, अब खा लें। मैं तो खाने लगी, मैंने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया हुआ था। कट हो गया ना कि नहीं? हाँ?